आसमान रंगों से भरा था, लाल, नीला, सुनहरा, हर कोना चमक रहा था आतिशबाजी की रोशनी में। नीचे एक भव्य महल के भीतर झूमर की हल्की रोशनी और स्ट्रिंग क्वार्टेट की मधुर धुनें पूरे माहौल को एक दिव्य जादू में बदल रही थी। हर तरफ रईस लोग हंसते हुए, बातें करते हुए, वाइन के गिलास टकराते हुए। पर अचानक एक सा हल्की टिंग की आवाज गूंजी। किसी ने अपने वाइन ग्लास पर चम्मच से ठोकर मारी थी। सभी लोगों ने नजरें ऊपर उठाई। संगीत धीरे धीरे थम गया। बालकनी पर खड़े थे तीन चेहरे, रिकी, सिंक्लेयर और डोलोरेस। रिकी का चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसने कांपते हाथों से गिलास नीचे रखा और हल्की घबराहट भरी आवाज में बोला, सभी का स्वागत है। सिंक्लेयर ने मुस्कुराकर उसे थोड़ा धक्का दिया। सांस लो रिकी, सांस लो। डोलोरेस आगे बढ़ी। उसने गहरी सांस ली, फिर एक नरम मुस्कान के साथ भीड़ की ओर झुकी। उसकी आवाज में शांति थी। इस खास रात पर आप सभी का दिल से धन्यवाद। ये हमारे लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक अवसर, आप जैसे प्रतिष्ठित लोगों से मिलने और सीखने का। भीड़ शांत हो गई। सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, धीमी पर आत्मविश्वास से भरी हुई। और फिर डोलोरेस ने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके हाथों से फूटी, मानो पूरे हॉल में सूर्योदय हो गया हो। वो रोशनी दीवारों से टकराकर हर दिशा में फैल गई। मेहमानों के चेहरों पर एक गर्म दिव्य चमक उतर आई। भीड़ मंत्रमुग्ध थी। एक बुजुर्ग व्यापारी ने बगल वाले से कहा, ये तो वही है, सेंट्स का लेजेंडरी ब्लेसिंग। दूसरा आदमी बस देखता रह गया। इतनी रोशनी, इतनी शांति मैंने कभी महसूस नहीं की। और उस रोशनी के बीच कोई और भी था जिस पर कोई नजर नहीं गई। एक वेटर, काले सूट में, चेहरे पर आधा नकाब, हाथ में वाइन की ट्रेली, भीड़ में ऐसे घुला हुआ जैसे परछाई में धुआं। वो था विको। उसकी आंखें शांत थी पर हर कदम नाप तौल कर रखा गया। वो बस देख रहा था ऊपर खड़ी डोलोरेस को और उस भीड़ को जिसे उन्होंने इतने योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा किया था 2 हफ्ते पहले, चांदनी रात की उस छत पर जहाँ ये योजना पहली बार सामने आई थी। डोलोरेस ने चौंक कर कहा, एक पार्टी। नाइट हाउंड ने सिर हिलाया। हाँ, एक भव्य पार्टी, एम्पायर के सबसे अमीर, सबसे प्रभावशाली लोगों के लिए। डोलोरेस ने हैरानी से कहा, ताकि डेमियन दे बुर्जो वहां आए। ठीक वही। नाइट हाउंड की आवाज में वह अडिग ठंडापन था। अब हमारे ऑरेकल क्लब के चमत्कारिक निवेश की चर्चा पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में फैल चुकी है। अगर तुमने निमंत्रण भेजा, वो न सिर्फ आएगा बल्कि देखेगा कि तुम कौन हो। डोलोरेस की आंखों में चिंता झलकी। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी, इतने खर्चे, हम ये सब कर भी कैसे पाएंगे? नाइट हाउंड ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और तब उसे समझ आया। डोलोरेस ने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब है वो मुनाफा? हाँ, उसने शांत स्वर में कहा, हमारे पिछले निवेश से इतना लाभ हुआ कि सभी निवेशकों को हिस्सा देने के बाद भी हमारे पास पर्याप्त धन है। डोलोरेस के चेहरे पर हैरानी और राहत एक साथ आई, पर अब डर एक नए रूप में लौटा। उसने नीचे देखते हुए कहा, लेकिन मैं इतने बड़े लोगों के बीच खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी, कहीं सब बिगड़ गया तो? नाइट हाउंड उठ खड़ा हुआ। तुम अकेली नहीं होगी। डोलोरेस ने सिर उठाया। क्या मतलब? मैं वहां रहूंगा, उसने कहा, एक छाया की तरह। डेमियन से संपर्क करना मेरा काम होगा। डोलोरेस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, मानो सारी चिंता हवा हो गई। अगर तुम वहां रहोगे, उसने धीरे से कहा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपनी पूरी ताकत से। नाइट हाउंड ने बस एक शब्द का, यही चाहिए। और अब वापस वर्तमान में डोलोरेस मंच पर थी। भीड़ उसकी रोशनी में नहाई हुई और नीचे विकोर एक शांत वेटर के रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह नकाब के पीछे से सब कुछ देख रहा था, हर हरकत, हर मुस्कान, हर नजर। उसकी निगाहें भीड़ में घूम रही थी। रईसों की बातें, झूठे वादे, हंसी में लिपटे सौदे, हर चेहरा किसी मुखौटे के पीछे छिपा हुआ। पर आज उसे सिर्फ एक चेहरा चाहिए। वो हल्के से आगे झुका, पिलर के पीछे से झांका और फिर उसके होंठों पर एक धीमी संतुष्ट मुस्कान आई। वो दिख गया था, डेमियन जे बुर्गिया, इंपीरियल मिंट का डायरेक्टर, वो आदमी जो कभी अपने परिवार की गद्दी से चूक गया था पर अब भी उसके अंदर आग सुलग रही थी। डेमियन अपनी जगह पर बैठा था, हाथ में रेड वाइन का ग्लास, और उसके चारों ओर बैठे थे एम्पायर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये ऑरेकल क्लब की अफवाहें सच थी। डेमियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक मॉक टूर्नामेंट नहीं जीता बल्कि सचमुच एक दौलत खड़ी कर ली। उसकी आवाज शांत थी पर उसमें एक छिपी जिज्ञासा थी। एक व्यक्ति बोला, कमाल है, अब इन्हें समझ आ गया होगा कि पैसा सब कुछ कर सकता है। दूसरे ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं, सब कुछ नहीं। उसने अपनी वाइन की चुस्की ली और कहा, कुछ चीजें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। डेमियन की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। वो बोला, जैसे? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे किसी मरे हुए को वापस लाना। वो वाक्य हवा में ठहर गया। कमरे में हंसी धीरे धीरे रुक गई। डेमियन का चेहरा कठोर हो गया, मानो किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया। उसके हाथ में पकड़ा ग्लास कांप उठा, वाइन छलक कर उसकी उंगलियों से टपकी। उसकी आंखों में एक अंधेरी चमक आई, दर्द और गुस्से की गहराई से भरी। उसके साथी चुप थे, उलझे हुए। डायरेक्टर डेमियन, क्या हुआ? किसी ने पूछा। डेमियन ने जल्दी से चेहरा मोड़ा और शांत स्वर में कहा, थोड़ी गर्मी लग रही है, जरा ताजी हवा ले लो। वो उठा और बिना पीछे देखे बाहर चला गया। उसके पीछे सिर्फ अधूरा संगीत और असहज चुप्पी रह गई। वाइकोर ने दूरी से सब देखा था। उसके चेहरे पर वो ठंडी शांति लौट आई। तो ये है तेरी दरार, डेमियन बुर्जुआ। वो उसके पीछे बढ़ा, धीरे सधे हुए कदमों से। बाहर बैल्कनी पर डेमियन रेलिंग के सहारे खड़ा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में छिपा अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा था। तभी पीछे से एक शांत आवाज आई, क्या डायरेक्टर साहब भी मानते हैं कि कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती? डेमियन ने धीरे से सिर घुमाया। पीछे खड़ा था नकाबपोश वेटर विकोर। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अजीब है, एक वेटर से इतनी दार्शनिक बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी। ये सवाल इस वक्त क्यों? विकोर ने सिर झुकाया, माफ कीजिए अगर मैंने परेशान किया। बस अंदर जो डिस्कशन चल रही थी वो दिलचस्प लगी। वो मुस्कुराया, और मुझे लगता है हाँ, कुछ चीजें हैं जो पैसे से नहीं होती। डेमियन ने ठंडी सांस ली। उसने कहा, पैसा सिर्फ एक औजार है, उससे लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं
पर उसकी सीमाएं आसमान में तारों जितनी अनगिनत है। वो ऊपर देखता है चांद की ओर, और शायद इन्हीं सीमाओं से इंसानियत की पहचान होती है। वो वाक्य हवा में ठहर गया। फिर डेमियन ने मुड़ कर जाने के लिए कदम बढ़ाया और गुजरते हुए वाइकोर के कंधे पर हाथ रखा। और हाँ, उसने धीमे स्वर में कहा, किसी के शब्द सुनना या उन पर टिप्पणी करना, दोनों ही गलत लोगों से करोगे तो जिंदगी छोटी हो जाएगी। वो हल्की मुस्कान के साथ मुड़ा और तभी विकौर की आवाज फिर गूंजी। तो बताइए डायरेक्टर। डेमियन ने रुककर पीछे देखा। विकौर की लाल आंखें अब चांदनी में चमक रही थी। वो बोला, अगर हर वो चीज एक तारा है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता, तो उनमें सबसे दूर और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डेमियन कुछ पल चुप रहा। उसकी सांसें रुक सी गईं। विकौर ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, शायद वो तारा है जिसे देखकर कोई अपनी मरी हुई बेटी से फिर मिलने की उम्मीद करे। वो वाक्य बिजली की तरह डेमियन के दिल पर गिरा। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांप उठा। डेमियन की भारी सांसें और गुस्से से कांपती आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों की गहराई में वो टूटन झलक रही थी। वो टूटन जिसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था, पर अभी अभी एक नकाबपोश वेटर ने बेरहमी से उधेड़ दिया था। डेमियन की आवाज कांपी, तू जानता भी है? तूने क्या कहा? विकर खामोश रहा। बस वही ठंडी लाल आंखें जो सीधे उसके दिल में झांक रही थी। डेमियन ने दांत पीसते हुए कहा, तेरे जैसे नीच को मैं सिखाऊंगा शब्दों की कीमत क्या होती है। वो झटके से अपनी कमर से तलवार निकाली, एक चमकदार सुनहरे हैंडल वाली तलवार जो चांद की रोशनी में तेजी से चमकी। तेरी ये जबान, डेमियन गरजा, और तेरी एक बां, अब दोनों मेरे हैं। वो दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। तलवार की धार हवा चीरती हुई निकली, पर जैसे ही वार नीचे आया, एक तीखी लाल चमक ने सुनहरी रोशनी को तोड़ दिया। डेमियन की तलवार बीच हवा में रुक गई, क्योंकि उसे रोक लिया था वाइकर ने। लाल आभा से चमकती हुई बीलज़ेबुब सोर्ड से वो खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वार उसकी ओर आया ही नहीं था। डेमियन की आंखें फैल गई। वाइकर के स्वर में कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ वह शांत तीक्ष्णता जो किसी शिकारी के भीतर होती। उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ पूछा था, क्या तुम अपनी बेटी से नहीं मिलना चाहते? डेमियन का चेहरा फट पड़ा। उसकी आंखों में अब पागलपन उतर आया था। चुप रहो, वो गरजा। उसके शरीर से सुनहरी ऊर्जा फूट पड़ी। उसके हाथों में तलवार बदलने लगी, एक कांटेदार घूमती हुई चेनसॉ ब्लेड ऑफ होली एनर्जी में, और अगले ही पल हमला नीचे की ओर दाग दिया। पर वाइकोर ने सिर्फ अपनी बीलज़ेबुब सोर्ड घुमाई। एक टक्कर के साथ सुनहरी रोशनी फट पड़ी। डेमियन की चेनसॉ सोर्ड टुकड़ों में बिखर गई, चिंगारियां हवा में तैर गईं, और डेमियन खुद कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसका चेहरा अब अविश्वास से भरा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो अब सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान लग रहा था। सारी ताकत, सारा गुरूर उस एक वार में ढह चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तू है कौन? आखिर तू है कौन? विकोर ने कदम आगे बढ़ा। उसकी बीलज़ेबुब सोर्ड से हल्की धुआं सी आभा उठ रही थी। विकोर की आवाज ठंडी थी, मैं हूँ नाइट हाउंड, मैं लड़ने नहीं आया। उसकी आवाज अब शांत, मैं आया हूँ एक डील करने। चांदनी रात में ठंडी हवा बह रही थी, और उसके बीच नाइट हाउंड ने अपनी बात साफ कर दी थी। वो बोला, डेमियन जे बुर्जुआ, मैं यहाँ एक ऐसा सौदा करने आया हूँ जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। उसकी आंखों में एक ठंडी शांति थी। कुछ पल चुप रहा, फिर आगे बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी मरी हुई बेटी जूलियट जे बुर्जुआ से मिलवा सकता हूँ। डेमियन की सांस जैसे रुक गई, लेकिन उस चेहरे पर डर नहीं, बस गहराई से जमी हुई सच्चाई झलक रही। वो शांत स्वर में बोला, अगर तुम सच में सोचते हो कि मेरी बेटी मर चुकी है तो तुम गलत हो। उस एक वाक्य ने नाइट हाउंड को भीतर तक झकझोर दिया। सिंडी वेंडी की रिपोर्ट तो साफ थी, जूलियट की मौत एक कार दुर्घटना में हुई, तो फिर ये आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उसकी आंखें डेमियन के चेहरे पर टिक गई, लेकिन वहां कोई झूठ नहीं था, बस थकान और टूटी हुई उम्मीदें। डेमियन ने धीरे धीरे अपनी टूटी हुई तलवार जमीन पर गिरा दी, फिर बोला, अब और छुपाने का कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। उसने गहरी सांस ली और फुसफुसाया, हमारे परिवार का मूल सिद्धांत है टू बी नॉट टू बी सीन, यानी मौजूद रहो मगर दिखाई मत दो। और यहीं से शुरू हुई बुर्जुआ परिवार की ट्रेजेडी। डेमियन ने बताया कि परिवार की परंपरा बहुत अनोखी थी। उत्तराधिकारी बनने के लिए हर उम्मीदवार को अपना नाम और रुतबा छोड़कर एक आम आदमी की तरह दुनिया में उतरना पड़ता था। वो अपने दम पर सफल हो तो ही असली उत्तराधिकारी कहलाता था, ताकि परिवार के लोग नोबल नेम पर नहीं, अपनी एबिलिटी पर गर्व करें। डेमियन और उसका भाई बार्थोलोम्यू दोनों की एक एक बेटी थी। दोनों को ये ट्रायल पूरा करने के लिए समाज में भेज दिया गया, पहचान छुपाकर। अपनी बेटी जूलियट की बात करते हुए डेमियन की आवाज में एक गर्व था। वो बोला, मुझे पूरा यकीन था वो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगी, लेकिन उसी गर्व के साथ उसकी आंखें नम पड़ गईं। पर वो यकीन उस दिन टूट गया। उसकी नजर धीरे धीरे कहीं दूर खो गई। जूलियट मेरे पास आई थी, टूटी हुई, घबराई हुई। उसने कहा कि वो एक लड़के से प्यार करने लगी है। रोमियो नाम था उसका। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर मुस्कान दर्द में बदल जाती है। रोमियो एक आम इंसान था, न कोई पद, न धन, न भविष्य, बस एक दिल जो सबके लिए अच्छा था। डेमियन की आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। जूलियट ने मुझसे कहा कि वो अपनी उत्तराधिकारी की जगह छोड़ देगी, बस मैं रोमियो के इलाज के पैसे दे दूं। उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझ आया, बस गुस्सा आया। उसके शब्दों में पछतावा था, लेकिन वो खुद से भी नफरत करता लगा। मुझे लगा ये लड़का मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। मैंने अपने आदमियों को कहा उसे ले जाओ। जूलियट की चीखें उस रात अब भी उसके कानों में गूंजती हैं। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर वो दिन आया, बारिश में डूबा अंधेरा, ठंडी हवाएं। मैंने रोमियो को उसके सामने पिटवाया। उसकी आंखों में पश्चाताप की आग जल उठी। मैंने सोचा उसे तोड़ दूंगा ताकि वो संभल जाए। बारिश की बूंदें गिर रही थी और जूलियट अपने घुटनों पर बैठी अपने घायल प्रेमी को थामे हुई थी। उसने ऊपर देखा
अपने पिता की आंखों में और कहा, रोमियो मेरे लिए सब कुछ है। उसने मुझे पहली बार एक इंसान की तरह देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिर्फ दर्द नहीं थे, वो गुस्से में बदल चुके थे। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया फादर। डेमियन की सांस रुक गई। वो चेहरा, वो नजरिया, उस नफरत से भरा हुआ चेहरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस पल मैंने जाना मेरी बेटी अब मुझसे नफरत करती है। बारिश के बीच जूलियट ने रोमियो को अपने हाथों से उठाया, उसे कैरेज में बैठाया और बिना पीछे देखे अंधेरे में चली गई, जैसे उसने तय कर लिया वो अब कभी लौट कर नहीं आएगी। डेमियन की आवाज कांप रही थी पर उसने आगे कहना जारी रखा, जब जूलियट भागी मैंने अपने सवार गार्ड्स को पीछे भेज दिया और वहीं से सब कुछ बिखर गया। उसकी आंखें अब भी उसी रात को देख रही थी। बारिश तेज थी, बिजली गरज रही थी, घोड़ों ने डर के मारे बगी घोड़ी उछाल दी और कैरेज वो गहरी सांस लेता है जैसे उस हादसे की आवाज फिर से उसके कानों में गूंज गई। वो पलट गई बुरी तरह। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी आवाज धीमी हो गई। जूलियट, एक खरोंच तक नहीं आई थी उसे। रोमियो ने अपने शरीर से उसे ढक लिया था। उसने अपनी जान देकर मेरी बेटी की जान बचा ली। उसकी उंगलियां कांपने लगी। जब जूलियट को होश आया और उसने सुना कि रोमियो अब नहीं रहा, वो चीख भी नहीं पाई, बस बेहोश हो गई। डेमियन की आंखों से आंसू बह निकले। वो तब से अब तक सो रही है। सालों हो गए, जूलियट कभी नहीं जागी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। दर्द, पछतावा और पागलपन सब एक साथ फूट पड़े। मैंने सब कुछ आजमाया, दवाएं, जहर, होली पावर, कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं। वो फूट पड़ा। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, बस एक बार फिर अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देख लूं, उसे कह सकूं कि मुझसे गलती हुई थी। उसकी यह टूटी हुई हालत देखकर नाइट हाउंड ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज ठंडी थी पर भीतर एक शिकारी की नपी तुली चाल झलक रही थी। अगर मैं तुम्हें वो मौका दे दूं डेमियन, तो क्या तुम सच में अपना सब कुछ मुझे सौंप दोगे? डेमियन ने ऊपर देखा। आंसुओं से भीगे चेहरे पर अब सिर्फ एक विनती थी। उसकी चुप्पी ही उसका जवाब थी। सीन शिफ्ट होती है। 1 महीना बाद डेमियन डे बुर्जुआ के विशाल महल में मोमबत्तियों से सजी एक कमरा चमक रहा था। धीरे धीरे रोशनी के बीच डेमियन और नाइट हाउंड अंदर आए। डेमियन ने कहा, यही है मेरी बेटी का कमरा। बिस्तर पर सफेद और गुलाबी फूलों से घिरी एक खूबसूरत लड़की लेटी थी। चेहरा शांत, सांसें बहुत धीमी, मानो वो सिर्फ सो रही। उसके लंबे सफेद बाल तकिए पर फैले। जूलियट जे बर्गुआ, डेमियन ने कहा। मेरी बेटी। नाइट हाउंड ने कुछ पल उसे देखा और अजीब सी अनुभूति हुई। उस चेहरा कहीं देखा हुआ सा था। तभी डेमियन की भौहें तन गई। तुमने एक बच्ची को यहाँ क्यों लाया? उसने सख्ती से कहा। हमारा समझौता स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल था। नाइट हाउंड के पीछे से धीरे धीरे एक छोटी लड़की झांकी, टोपी, चोगा और नन्हे हाथों में एक वॉन्ड। वो थी पोमेरेनियन। नाइट हाउंड ने उसके सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराया। डरो मत, ये लड़की ही है जो जूलियट की आत्मा को पुकार सकती है। मैं इसकी ताकत पर भरोसा करता हूँ। डेमियन ने थोड़ी झिझक से पॉम को देखा। नाइट हाउंड झुककर बोला, तुम्हारा सोल रेजोनेंस लेवल बहुत ऊंचा है पॉम। सिर्फ ध्यान लगाओ और दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। पॉम ने सिर हिलाया, आंखों में दृढ़ता लौट आई। अंकल ने जो स्टाफ दिया है उसके साथ मैं जरूर कर पाऊंगी। वो धीरे से जूलियट के बिस्तर के पास बने पत्थर के मंच पर खड़ी हुई। दोनों हाथों से वॉन्ड थामते हुए उसने आंखें बंद की। कुछ ही पल में उसकी आंखें चमक उठी। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ भड़क उठी। हवा में जादुई ऊर्जा घूमने लगी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी। सोल समनिंग रिचुअल शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जूलियट के शरीर से एक हल्की चमक उठी और फिर एक रूप, एक आत्मा का स्वरूप सामने आने लगा। डेमियन की सांस थम गई। जूलियट, तो फुसफुसाया, पर उसके साथ एक और आत्मा उभरी, रोमियो। दोनों आत्माएं एक दूसरे के पास आईं। जूलियट ने मुस्कुराते हुए अपना सिर रोमियो के कंधे पर रख दिया। वो दृश्य इतना शांत, इतना दर्दनाक था कि डेमियन की दुनिया वहीं रुक गई। वो घुटनों पर गिर पड़ा, आंसुओं में डूबा, टूटी हुई आवाज में बुदबुदाया, मैं गलत था जूलियट, मैं गलत था। उसकी चीख में पछतावे की गहराई थी। मैंने तुम्हारे प्यार को कुचल दिया, तुम्हारी खुशी छीन ली अपनी मूर्खता से। वो हाँफता हुआ बोला, मुझे माफ मत करना, मुझे कोसना जिंदगी भर, लेकिन कृपया तुम्हें जीना होगा जूलियट, तुम्हें जागना होगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। डेमियन की टूटी हुई आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, जूलियट मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी ओम की तीखी कांपती आवाज ने सब कुछ रोक दिया। वो आगे बढ़ी और कांपते हाथ से उन दो आत्माओं की ओर इशारा किया। सर, वो फंसी नहीं है। डेमियन ने उसकी ओर देखा, चेहरा उलझन से भरा। पॉम ने धीमे स्वर में कहा, जूलियट के पास लौटने की शक्ति है। अगर वो चाहे तो वो अपने शरीर में वापस जा सकती, लेकिन वो खुद नहीं लौटना चाहती। कमरा एक पल के लिए जैसे जम गया। डेमियन के होंठ कांपे। क्या क्या कह रही हो? तो पॉम की आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। उसकी आवाज में डर और सच्चाई दोनों थे। वो खुद रोमियो की आत्मा को ढूंढ रही थी ताकि वो उसके साथ जा सके हमेशा के लिए। डेमियन के भीतर कुछ टूट गया। वो मुड़कर अपनी बेटी की आत्मा को देखता है। जूलियट, क्या ये सच है? आत्मा ने चुपचाप से हिलाया। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं थी, बस एक शांत स्वीकृति। डेमियन की सांस अटक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी उसी पल बुझ गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे, भारी, चुप और बेकाबू। उसने खुद को देखा, एक पिता जो अपनी बेटी को मौत की तरफ धकेल चुका था। रोमियो की मौत, जूलियट की नींद, सब उसकी गलती थी। सब कुछ, मैंने सब खो दिया। वो फुसफुसाया, अब चाहे कितना भी पछताऊं, कुछ नहीं बदल सकता। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति आ गई। अब वो पछतावे में नहीं डूबा था, बस समझ चुका था कि आखिरी बार उसे कुछ करना है अपनी बेटी के लिए, एक पिता के रूप में। तभी पॉम ने घबरा कर कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जूलियट की आत्मा तो बस शरीर से अलग है, पर रोमियो वो सच में मर चुका है। अगर देर हुई तो उसकी आत्मा आफ्टर लाइफ में चली जाएगी। डेमियन ने उन दोनों आत्माओं की ओर देखा। रोमियो और जूलियट एक दूसरे का हाथ थामे, जैसे समय से परे किसी जगह पर खड़े हों। वो समझ गया यही आखिरी पल है। और तभी नाइट हाउंड की आवाज गूंजी, आत्माओं का बंधन
अमर होता है, समय उसे कभी मिटा नहीं सकता। और उसी क्षण कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई और दृश्य बदलकर एक स्पिरिचुअल वेडिंग सेरेमनी में बदल गया। एक सफेद बालों वाला एंजल जैसा व्यक्ति सामने आया। डेमियन ने देखा वो उसका ही रूप था, लेकिन शांत, दिव्य और उजला। वो आगे बढ़ा और बोला, रोमियो, जूलियट, क्या तुम एक दूसरे की आत्मा को स्वीकार करते हो? क्या तुम एक दूसरे से अनंत प्रेम का वचन देते हो? रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दोनों की आवाज एक साथ गूंजी, यस। उनकी आत्माएं चमक उठी, गर्म सुनहरी रोशनी में, जैसे स्वर्ग खुद उनकी कसम सुन रहा हो। जूलियट ने मुस्कुराते हुए कहा, रोमियो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोमियो की आंखें भीग गईं, और मैं हमेशा तुमसे ही करूंगा। डेमियन का स्पिरिचुअल रूप मुस्कुराया, अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ, अनंत काल के लिए। उसके शब्दों के साथ ही जूलियट की आत्मा पलटी। वो अपने असली पिता की ओर उड़कर आई और उसकी बाहों में समा गई। फादर, उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ करना और धन्यवाद कि आखिरकार तुमने मेरे लिए वो फैसला लिया जिसने मुझे खुशी दी। डेमियन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसके शरीर से निकलती रोशनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी। जूलियट, खुश रहना, बस इतना वादा करो, रोमियो के साथ जहां भी हो मुस्कुराती रहो। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जूलियट की आत्मा ने मुस्कुराते हुए चमकते सुनहरे उजाले में कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ फादर। और धीरे धीरे वो उजाला मिटने लगा। कमरा फिर शांत हो गया। डेमियन वहीं घुटनों पर गिरा रहा। चारों ओर बस खामोशी, सिर्फ एक आवाज बाकी थी, फादर। उसकी बेटी की आखिरी पुकार। बिस्तर पर लेटी जूलियट के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसकी आत्मा अपने प्यार के साथ आखिरकार शांति पा चुकी। मध्यम रोशनी वाले कमरे में डेमियन घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ में थी उसकी बेटी जूलियट की ठंडी बेजान हथेली और उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। एक कोने में छोटी सॉर्सेसिस पोमेरियन खामोश खड़ी, उसकी मासूम आंखों में उलझन थी। वो धीरे से नाइट हाउंड की चादर खींचती है और मासूमियत से पूछती है, अंकल, वो आदमी रो क्यों रहा है? नाइट हाउंड कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमी आवाज में कहता है, शायद शुक्रगुजारी, दर्द और प्यार, इन तीनों का मिला जुला एहसास है। पोमेरियन हैरान होकर फिर पूछती है, लेकिन अगर कोई शुक्रगुजार हो और किसी से प्यार करे तो वो रोएगा क्यों? कुछ तो होना चाहिए ना? नाइट हाउंड बस हल्का सा मुस्कुराया, कुछ एहसास समझने के लिए वक्त लगता है पॉम, जब तुम बड़ी होगी तब समझोगी। कुछ देर बाद डेमियन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भी गम था, पर चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो नाइट हाउंड और पोमेरियन की ओर मुड़ा और धीमे स्वर में बोला, तुम दोनों का शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं एक पिता के तौर पर आखिरी बार अपना फर्ज निभा पाया। नाइट हाउंड ने सिर झुकाया और बोला, शुक्रिया की जरूरत नहीं, लेकिन याद है तुम पर मेरा एक कर्ज बाकी है। डेमियन बिना हिचकिचाए फिर से घुटनों के बल बैठ गया। उसने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, मैं अपनी हर चीज तुम्हारे नाम करता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नाइट हाउंड के लाल आंख के पीछे से एक ठंडी चमक निकली। उसका जवाब छोटा मगर सिहरन पैदा करने वाला था, मुझे चाहिए उसके गले की कीमत। डेमियन की सांस थम गई। नाइट हाउंड ने धीमे स्वर में कहा, बार्थोलोमेव, बुर्जुआ परिवार का वर्तमान हेड। उसका सिर अब सीन बदलता है। चांदनी से नहाए एक गार्डन के बीच एक शांत गैज़बो में 3 परछाइयां खड़ी थी, डेमियन डी बुर्जुआ, नाइट हाउंड और उनके सामने खड़ी थी डोलोरेस। नाइट हाउंड ने परिचय कराया, ये है डोलोरेस, हमारी एली। डेमियन ने थोड़ा झुककर कहा, साइंटिस्ट ऑफ कोवटिस। बहुत समय बाद इस तरह मुलाकात हो रही। डोलोरेस मुस्कुराई, हाथ मिलाते हुए बोली, ऑनर तो मेरा है। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हमने डायरेक्टर डेमियन को अपने साइड में कर लिया। वो अंदर ही अंदर सोच रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि डेमियन अपने ही परिवार के हेड के खिलाफ हो गया। नाइट हाउंड ने बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, हम यहाँ एक ही वजह से आए हैं, बार्थोलोम्यू के असैसिनेशन की योजना बनाने। डेमियन ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तैयारी पहले ही कर चुका हूँ। मेरे भरोसेमंद लोग पहले ही परिवार में ये अफवाह फैला चुके हैं कि ऑरेकल क्लब ने अकल्पनीय सक्सेस हासिल की। वो जानता था कि ये बात बार्थोलोम्यू की दिलचस्पी जरूर जगाएगी, और बिल्कुल वैसा ही। अब उसके पास खुद बार्थोलोम्यू के साथ एक डिनर अपॉइंटमेंट है। डोलोरेस की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, वो डिनर जिसके बारे में बस अफवाहें थी? डामियन ने सिर हिलाया, हाँ, वही इनफेमस डिनर, द वॉल्ट डिनर। उसने समझाया, बुर्जुआ परिवार का वॉल्ट बेहद अजीब है। एक विशाल क्यूब करीब 50 मीटर का, मिथ्रिल और ओरिकालम से बने अनब्रेकेबल वॉल्स, एंटी टेलीपोर्टेशन मैजिक से पूरी तरह सील्ड, अंदर सोने के पहाड़ और खजानों के ढेर, एक सच्चा आयरन फोर्ट्रेस। डोलोरेस चुप होकर सुनती रही और तभी डेमियन ने वो बताया जो उनके प्लान की थी। बार्थोलोमेव की एक अजीब आदत है, जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग या मील करता है तो हमेशा अकेला और सिर्फ उसी वॉल्ट के अंदर पूरा 1 घंटा बिना किसी रुकावट के। डोलोरेस के माथे पर पसीने की एक बूंद फिसल गई। 1 घंटा बिना किसी की निगाह या आवाज के, परफेक्ट मौका था। लेकिन उसने जल्दी ही एक सवाल उठाया, बार्थोलोम्यू खुद को इतनी रिस्क में क्यों डालता है? उसे डर नहीं लगता कि किसी दिन कोई उसे वहीं खत्म कर दे? डेमियन ने हाथ बांधते हुए कहा, डर हाँ होना चाहिए, लेकिन मैंने उसे कभी डरते नहीं देखा। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। डेमियन कुछ और कहने ही वाला था कि नाइट हाउंड ने बीच में उसकी बात काट दी। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द में सेरन थी। बार्थोलोम्यू को डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो एक डीमन है, एक ऐसा डीमन जिसके पास है एब्सोल्यूट पावर। डेमियन की सांसें थम गईं। वो अविश्वास से नाइट हाउंड की ओर देखने लगा। तुम क्या कह रहे हो? नाइट हाउंड ने कुछ नहीं कहा, बस एक स्क्रोल उसकी ओर बढ़ा दी। अभी उस पर मत सोचो फिलहाल,
प्लान पर ध्यान दो। वो झुककर बोला। वॉल्ट के अंदर हमारा टीम बार्थोलोम्यू से भिड़ेगा और बाहर से डैमियन। तुम्हारी मदद ही तय करेगी कि वो गिरेगा या नहीं। तुम्हारा पार्ट सबसे अहम है। डैमियन और डोलोरस ने क्यूरियोसिटी से स्क्रॉल खोला और जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। डैमियन हकलाता हुआ बोला, ये तो सिर्फ बुर्जुआ परिवार नहीं, ये तो पूरी एम्पायर को हिला देगा। डोलोरेस ने भी कांपती आवाज में कहा, अगर ये प्लान सच में लागू हुआ तो एम्पायर खत्म हो जाएगी। नाइट हाउंड बस खामोश रहा। उसकी लाल आंख हल्के से चमक उठी। सीन बदलता है। डिनर का दिन आ चुका है। एक लकड़ी की कार्रेज धूल उड़ाती हुई बुर्जुआ स्टेट की ओर बढ़ रही थी। अंदर बैठे थे पिगी, सिंक्लेयर और डोलोरेस। पिगी तो मानो एक्साइटमेंट में फटने ही वाला था। यार यकीन नहीं होता, हमारा ऑरिकल क्लब एम्पायर के इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस, और अब हम डिनर करने जा रहे हैं बुर्जुआ फैमिली के हेड के साथ। वो हंसते हुए सिंक्लेयर की ओर मुड़ा। तो एक्साइटेड है ना? सिंक्लेयर मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठी। बहुत। और उसी मुस्कान में कुछ ही पल बाद उदासी उतर आई। वो खिड़की की ओर देखती हुई बोली, काश विकोर भी हमारे साथ होता। पिगी ने सिर झुकाया, हैरान होकर पूछा, अचानक विकोर का जिक्र क्यों? सिंक्लेयर हल्का मुस्कुराया। उसने कहा था कि एक दिन वो मेरे फैमिली होम आएगा, बस वही याद आ गया। पिगी की भौहें उठी। सच में? सिंक्लेयर ने जल्दी से बात पलट दी। कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। विकोर इन दिनों बहुत बिजी है। पिगी ने हामी भरी। हाँ, उससे मिलना तक मुश्किल हो गया है। खाना तो छोड़ ही दे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसका पूरा चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से एक लंबा स्क्रोल निकालता है। देखो, मैंने सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की है जो मैं बुर्जुआ फैमिली के हेड से पूछूंगा। वो खुशी से बोलता चला गया। एम्पायर की इकोनॉमी से लेकर ये तक कि सुपर रिच लोग खाने में क्या खाते हैं, सब लिखा है। सिंक्लेयर खिलखिला पड़ी। पिगी के जोश में वो भी हंसने लगी, पर उनके ठीक सामने डोलोरेस चुपचाप बैठी रही। उसकी आंखों में गहराई तक गिल्ट उतर चुका था। वो जानती थी इन मासूम दोस्तों को वो उस जगह ले जा रही है जहां से शायद वापसी ना। उसने मन ही मन कहा, माफ करना, तुम दोनों। कार्रेज धीरे धीरे रुकती है और सामने दिखता है बुर्जुआ एस्टेट का शानदार आयरन गेट। भव्य गेट खुलते हैं। तीनों स्टूडेंट्स अंदर ले जाए जाते हैं। अंदर एक रॉयल वेटिंग रूम, हर दीवार पर सोने की सजावट, हर कोने में लग्जरी टपकती हुई। एक काले बालों वाला अच्छे कपड़ों में सजा व्यक्ति विनम्रता से कहता है, कृपया कुछ देर यहाँ प्रतीक्षा करें। डोलोरेस ने हल्के से सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। वो आदमी झुककर बोला, आराम से बैठिए, और फिर कमरे से चला गया। पिगी और सिंक्लेयर तुरंत सोफा पर धंस गए। पिगी ने आश्चर्य से कहा, वाह, ये सोफा तो एकेडमी के बेड से 100 गुना बेहतर है। सिंक्लेयर हंसते हुए बोली, सच में इतना कंफर्टेबल तो कभी नहीं लगा। पिगी ने उसकी ओर मुड़कर पूछा, तूने सोचा क्या पूछेगी बार्थोलोम्यू से? सिंक्लेयर मुस्कुराई, बस एक चीज के बारे में जिज्ञासा है, पर क्या है वो नहीं बताऊंगी। पिगी ने जोश से कहा, अरे, एम्पायर के सबसे अमीर आदमी से मिलने का मौका बार बार थोड़ी मिलेगा, हमें जितना हो सके नॉलेज लेनी चाहिए। वो दोनों हंसते खिलखिलाते बातें करते रहे, बिल्कुल अनजान कि जिस डिनर के लिए वो इतने उत्साहित है वो दरअसल मौत की एक दावत है। डोलोरेस चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ मुट्ठी में बंधे हुए थे, चेहरा तनाव और पछतावे से भरा हुआ। उसने धीरे से सांस ली और अपने दिल में ठान लिया, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। डोलोरेस ने धीरे से इधर उधर देखा और किसी को बिना बताए अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली। उसमें एक पारदर्शी नीला लिक्विड था, स्लीपिंग पोशन। उसने बहुत सावधानी से उसे पास रखे जग में उड़ेल दी। उसके चेहरे पर बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इन्हें सोना होगा डिनर शुरू होने से पहले, वरना ये दोनों भी उस खतरे में फंस जाएंगे। उसी वक्त पिगी की आवाज आई, अरे क्या लगता है बार्थोलोम्यू को हमारे गिफ्ट्स पसंद आएंगे? वो हंसते हुए बोला, क्यों ना बॉक्सेस खोलकर एक बार देख लें कि सब सही है या नहीं। डोलोरेस के चेहरे से रंग उड़ गया। अगर उन्होंने गिफ्ट्स खोल ली तो सब खत्म। वो घबरा कर चिल्लाई, रुको। पिगी और सिंक्लेयर दोनों चौंक गए। अपनी वाइस प्रेसिडेंट के अचानक इस तेवर से वो हैरान रह गए। डोलोरेस ने जल्दी से खुद को संभाला, एक मजबूर सी मुस्कान के साथ बोली, मैं खुद चेक कर लूंगी, तुम लोग थोड़ा टी पी कर आराम करो। वो ट्रे में 3 कप रखती है और मजबूरी से मुस्कुराते हुए कहती है, डिनर से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ ना। पिगी और सिंक्लेयर ने एक दूसरे को देखा, थोड़ी झिझक के साथ कप्स उठा ली। डोलोरेस की मुस्कान थकी हुई थी और उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों ने अपनी चाय खत्म की और तभी पिगी ने जमाई ली। सिंक्लेयर ने आंखें मलते हुए कहा, अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? पिगी बोला, हाँ, डिनर तो बस शुरू होने वाला है। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। वो धीरे धीरे सोफे पर ही ढह गई। डोलोरेस ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर राहत और अपराध बोध दोनों एक साथ थे। सिंक्लेयर अब भी जागे रहने की कोशिश कर रही थी। मुझे ठंडा पानी चाहिए, नहीं तो। उसके शब्द लड़खड़ाए और वो भी बेहोश होकर गिर गई। उसी समय दरवाजा खुला। वो डार्क हेड गाइड फिर अंदर आया। आप सबने अच्छे से आराम किया? डोलोरेस ने झटके से मुड़कर देखा। पिगी गहरी नींद में था। गाइड ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बोला, फैमिली हेड इंतजार कर रहे हैं, चलिए डाइनिंग हॉल तक पहुंचते हैं। उसकी नजर पिगी और सिंक्लेयर पर गई। ये दोनों सो गए? डोलोरेस ने घबराहट छिपाने की कोशिश करते हुए हल्का हंसी का बहाना किया, हाँ, थोड़ा नर्वस थे, शायद थकावट भी थी। टी पीकर तुरंत सो गए। अंदर ही अंदर उसने खुद से कहा, माफ करना दोस्तों, यही एक रास्ता था तुम्हें बचाने का। वो बोली, मैं हमारे क्लब की रिप्रेजेंटेटिव बनकर डिनर अटेंड कर लूंगी। गाइड ने बिना सवाल किए सिर झुकाया, ठीक है, मेरे साथ आइए। डोलोरेस ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल दी। लंबे धूप से भरे कॉरिडोर से गुजरते हुए उनके पीछे 2 वर्कर्स वुडन क्रेट्स धकेल रहे, वही क्रेट्स जिनमें गिफ्ट्स रखे थे। कुछ देर बाद मैंशन का माहौल बदल गया। अब हॉलवे अंधेरा और भारी हो गया था। उनके सामने खड़े थे 2 विशाल मेटल डोर, इतने बड़े कि उनकी छाया ने पूरा कॉरिडोर निकल ली। गाइड बोला, हम पहुंच गए, यही है वो जगह। डोलोरेस ने ऊपर देखा। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से फिसल कर गिरी। उसका दिल धड़क उठा। तो ये है द वॉल्ट
धीरे धीरे वो दरवाजे खुलने लगे। उनकी चरमराहट इतनी गहरी थी जैसे दीवारें चीख रही हों। डोलोरेस के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। ये दरवाजे इंसानों के लिए नहीं बने थे। गाइड ने पीछे हटते हुए कहा, यहाँ से आपको अकेले जाना होगा, गिफ्ट्स हम यहीं रख देंगे, सुरक्षित रहेंगे। डोलोरेस ने आंखें बंद की, अपने डर को निगलते हुए खुद को संभाला। गाइड ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एंजॉय योर मील। और फिर वो विशाल दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। डोलोरेस अकेली रह गई, अंधकार में डूबी। सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। क्या हेड ऑफ द फैमिली यहाँ है? उसकी आवाज गूंज गई उस खाली अंधेरे में। अचानक उसका पैर किसी चीज से फिसला। वो जमीन पर गिरी, दर्द से कराह उठी। हाथ किसी ठंडी छोटी धातु की चीज पर पड़ा। वो बैठकर उसे उठाती है और आंखें चौड़ी रह जाती हैं। गोल्ड कॉइन। अगले ही पल पूरे कमरे में सोने की रोशनी फूट पड़ी। डोलोरेस ने आंखें ढक ली। चारों ओर बस चमक ही चमक थी। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने जो नजारा था उसने उसकी सांस रोक दी। वो पूरा वॉल्ट सोने के सिक्कों के पहाड़ों से भरा था। हर दिशा में बस चमक, झिलमिल और वैभव। और उस सुनहरी समुंदर के बीच एक लंबी टेबल सजी हुई थी, जैसे किसी देवता के लिए फीस्ट रखी गई हो। डोलोरेस वहीं बैठी रह गई, हैरानी से खामोश। तभी एक गहरी भारी आवाज गूंजी, वेलकम सैंटेस्ट। डोलोरेस का सिर झटका खाकर उठा। वो शख्स भारी शरीर वाला, सुनहरी दाढ़ी और शाही कपड़ों में, हाथ में लाल वाइन का ग्लास पकड़े खड़ा था। वो हल्का मुस्कुराया, माफ कीजिए, अब तो कहना चाहिए, ऑरेकल क्लब की रिप्रेजेंटेटिव। डोलोरेस का गला सूख गया क्योंकि सामने खड़ा था वही आदमी, बार्थोलोम्यू जे बोर्जोआ। बोर्जोआ परिवार का हेड और आज की इस खतरनाक दावत का मालिक। मोमबत्तियों की झिलमिलाती रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। उनकी लौ सुनहरी दीवारों पर टकराकर ऐसे चमक रही थी जैसे सोने के पहाड़ खुद जिंदा हों। डोलोरेस ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और उस विशाल डाइनिंग टेबल के सामने बैठ गई, सीधे उस आदमी के सामने जिसके नाम से पूरी दुनिया थरथराती थी, बार्थोलोमेओ जे बोर्जोआ। दुनिया का सबसे अमीर इंसान, और असल में इंसान नहीं, एक छुपा हुआ डीमन। टेबल के उस पार बैठे बार्थोलोमेओ की नजरें उसकी रूह तक उतर रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी क्षमता वाकई कमाल की है। डोलोरेस ने चौंक कर ऊपर देखा। बार्थोलोमे ने वाइन का गिलास धीरे धीरे घुमाते हुए कहा, तुम्हारा निवेश रिकॉर्ड मैंने देखा है। सिंडी वेंडी मर्चेंट ग्रुप में इतना बड़ा निवेश साहसी फैसला था, और सही भी। उसकी आवाज में तारीफ थी, पर हर शब्द एक जाल था। डोलोरेस ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, पर उसके मन में नाइट हाउंड की चेतावनी गूंज उठी। वो शब्दों का जादूगर है, एक पल को भी उस पर भरोसा मत करना। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोली, आप बहुत दयालु हैं। बार्थोलोमेओ कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सहज लहजे में बोला, आज कार्डिनल हम्बर्ट मिलने आए थे। लगता है हाल में वो क्वो वाडिस के लोगों से बहुत मिल रहे हैं। उस नाम के जिक्र ने डोलोरेस के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसने सोचा था कि हम्बर्ट सिर्फ हेरेटिक्स के साथ मिला हुआ है, पर अब ये बात इस हद तक पहुंच चुकी थी। बार्थोलोमे ने उसकी सख्त होती अभिव्यक्ति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें असहज कर दिया क्या? मैंने सुना है तुम न्यू टेस्टामेंट फैक्शन से हो, जबकि मेरे रिश्ते ओल्ड टेस्टामेंट वालों से गहरे हैं। लेकिन क्या इन मतभेदों की वजह से हमें एक दूसरे से दूरी बना लेनी चाहिए? वो झूठी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं तो चाहता हूँ दोनों फैक्शंस में शांति रहे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट वाले हमें अमानवीय कहते हैं। क्या बड़ी संपत्ति से बड़े नेक काम करना गलत है? डोलोरेस चुप रही। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस तिरस्कार था, क्योंकि वो जानती थी जब कोई डीमन अच्छाई की बात करे तो उसका मतलब हमेशा उल्टा होता है। उसकी खामोशी बार्थोलोमेओ को असहज लगी। वो झुंझलाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, डोलोरेस अचानक उठ खड़ी हुई, टेबल पर दोनों हाथ पटकते हुए बोली, बस बहुत हो गया। उसकी आवाज गूंज उठी, सोने की दीवारें तक थर्रा गई। तुम्हें अच्छाई का अधिकार नहीं बार्थोलोमेओ। तुम्हारा वो समझौता डेंटालियन से, जहां तुमने अनाथ बच्चों को दान में नहीं बलि में दिया था, वो वाडिस में तुम्हारी घुसपैठ, पाप बेचने का वो भ्रष्ट सिस्टम और तुम्हारा उन हेरेटिक्स को समर्थन, सब तुम्हारे उसी शैतानी मकसद का हिस्सा है। उसने आगे झुककर कहा, तुम्हारे जैसे राक्षस के मुंह से भलाई शब्द सुनना गुनाह है। तुम इंसान नहीं, डीमन हो। कुछ पल के लिए पूरा रूम शांत हो गया। फिर बार्थोलोमेओ के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैली। वो हंसने लगा। धीरे धीरे वो हंसी एक पागलपन भरी गूंज में बदल गई, इतनी भारी कि सोने के पहाड़ कांप उठे। डोलोरेस ने अपने कान ढक लिए, आवाज चीर रही थी। वो चिल्लाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता एक ऐसी विजिटर से जो तुम्हारी असली सच्चाई जानती है? बार्थोलोमेओ की हंसी अचानक थम गई। उसने घूरते हुए कहा, डर मेरे लिए वो शब्द नहीं बना। बार्थोलोमेओ अपनी कुर्सी से उठा। उसका विशाल शरीर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। वो डोलोरेस के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आवाज अहंकार से टपक रही थी, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जो मुझे डरा सके? अगले ही पल वो पलक झपकते ही उसके सामने था। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, मॉन्स्टर का था। भयावह हंसी के साथ उसने डोलोरेस की ठोड़ी पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और भारी थी कि डोलोरेस की सांस थम गई। पर तभी कुछ बदल गया। बार्थोलोमेओ का चेहरा सख्त पड़ गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने धीरे से नजर घुमाई वॉल्ट के दरवाजे की तरफ। वो लकड़ी की गाड़ियां जिनमें तोहफे रखे थे अब टूटी पड़ी थी। अंधेरे के कोनों से एक जोड़ी जलती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थी। बार्थोलोमेओ की आंखें फैल गईं। असली डर शायद सदियों बाद पहली बार उसके चेहरे पर आया था। हवा में अचानक कुछ भयानक हुआ, एक दबाव इतना भारी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर टूटी हुई गाड़ी के अंदर से लाल डिमोनिक एनर्जी का विस्फोट हुआ। सोने के सिक्के उछल गए, हवा कांप उठी और उस लपटों के बीच से एक आकृति उभरी। वो था नाइट हाउंड। उसका पूरा शरीर लाल आभा से ढका हुआ,
जैसे खुद आग से बना। उसने सीधी नजर बार्थोलोम्यू पर डाली और कहा, जिस इंसान से तुम्हें डरना चाहिए वो सामने खड़ा है। बार्थोलोम्यू स्वाभाविक रूप से डोलोरेस के आगे आ गया, जैसे उसे ढाल बनाना चाहता। पर जैसे ही उसने उस इंसान की ऊर्जा महसूस की, उसकी आंखें सख्त हो गई। इतनी ताकत एक इंसान के अंदर। फिर उसे एक और एहसास हुआ, वो जानी पहचानी गंध बेल्ज़ेबब की। तभी उसे समझ आया सामने कौन खड़ा है। वो बोला, तो तुम वही हो नाइट हाउंड, वो रहस्यमयी इंसान जिसने कैपिटल को हिला रखा। नाइट हाउंड ने धीरे से तलवार निकाला। वो थी बेल्ज़ेबब, एक दैत्तिक तलवार जो लाल रोशनी में चमक रही थी। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, बार्थोलोमेउ जे बोर्जोआ, परिवार का हेड, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अगले ही पल सब कुछ थम गया। फिर नाइट हाउंड सोने के पहाड़ पर चढ़ा। एक सिक्के में उसकी मास्क वाली परछाई झलकी और वो छलांग लगाकर हवा में उड़ा। तलवार ऊपर उठी हुई, उसकी आवाज गूंजी, मैं आया हूँ उस कॉप्स फ्लैश डीमन को खत्म करने। उनकी टक्कर के साथ पूरा वॉल्ट हिल गया। सोने के पहाड़ बिखर गए, सिक्कों की बरसात सी होने लगी। डोलोरेस ने तुरंत अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी की ढाल बना। बार्थोलोम्यू ने जरा भी असर नहीं दिखाया, वो बस मुस्कुराया। अच्छा है, तलवार चलाना जानते हो? नाइट हाउंड ने पलट कर वार किया, पर बार्थोलोम्यू ने हवा में हाथ उठाया और उसकी मुट्ठी में एक तलवार बनी। डेमोनिक स्वॉर्ड, जलती हुई, भयानक। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम लड़ना जानते हो? वो बोला। दोनों के वार बिजली की तरह टकराए। हर टक्कर से हवा में सुनहरी और लाल चिंगारियां उछलती। नाइट हाउंड ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया, पर बार्थोलोम्यू हर वार रोक रहा था। हर डिफेंस सटीक, हर काउंटर घातक। नाइट हाउंड कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी नजर बार्थोलोम्यू की तलवार पर टिक गई और वो जम गए। वो तलवार बलमूंज, बस्करविले परिवार की दैत्तिक तलवार, वो जो सदियों पहले सील कर दी गई थी, अब बार्थोलोम्यू के हाथ में थी। उसने धीमी हंसी के साथ कहा, मेरे जवानी के दिनों में बास्करविल परिवार के पुराने पेट्रियार्क ने मुझे अपना शिष्य बनाना चाहा था। उसी ने ये तलवार मुझे दी थी। बलमोंज, उसकी आंखों में घमंड था। तुम्हारा मुझसे लड़ना, तुम्हारी बदकिस्मती। फिर वो छलांग लगाकर हवा में उठा। बलमोंज आग की तरह दहक रही थी। वो नाइट हाउंड पर टूट पड़ा। नाइट हाउंड ने तलवार उठाई, वार रोका, धातु से धातु टकराई। आवाज वॉल्ट की दीवारों में गूंज उठी। हर वार के साथ लाल और सुनहरी रोशनी एक दूसरे में समा रही थी। एक तरफ शैतान की ताकत, दूसरी तरफ इंसान की दृढ़ता। बार्थोलोम्यू गुर्राया, एक इंसान कैसे जानता है मेरी असली पहचान? कैसे मारा मेरे साथियों को? वॉल्ट के अंदर गूंजती तलवारों की टकराहट अब किसी युद्ध जैसी नहीं, किसी न्याय जैसी लग रही थी। हर वार, हर चिंगारी ये चिल्ला रही थी, अब ये खेल खत्म होने वाला है। बार्थोलोम्यू ने एक गहरी सांस ली। उसकी डिमोनिक तलवार और भी तेज लाल रोशनी में जल उठी। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ा। हवा कांप उठी और फिर तलवार ने अपना निशाना पा लिया। धातु का वो वार सीधा नाइट हाउंड के सीने के आर पार चला गया। डोलोरेस चीख उठी, नाइट हाउंड! उसकी आवाज वॉल्ट की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सोने के फर्श पर लाल छींटे फैल गए। बार्थोलोम्यू के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो झुककर बोला, तुम्हारा सिर मैं यहीं वॉल्ट में सजाऊंगा जब तक सड़ न जाए। समझो ये तुम्हारे लिए सम्मान है। उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा, एक आखिरी वार के लिए तैयार हुआ। पर तभी एक शांत, ठंडी और बेहद साफ आवाज हवा में गूंजी, पैथेटिक। बार्थोलोम्यू का हाथ हवा में रुक गया। उसका चेहरा जैसे किसी ने सारा घमंड खींच लिया। वो धीरे धीरे नीचे झुका और देखा, नाइट हाउंड अभी भी जिंदा था। तलवार उसके सीने में ढसी हुई, लेकिन उसकी आंखों में मौत नहीं, आग थी। वो बोला, तुम पैथेटिक हो क्योंकि जीतने के लिए तुम्हें इतनी गंदी तलवार की जरूरत पड़ी। बार्थोलोम्यू की सांस रुक गई। नाइट हाउंड ने आगे कहा, और वो पुराना बास्करविल हेड, वो भी उतना ही पैथेटिक था जिसने अपने खानदान का खजाना तुम जैसे को सौंप दिया। अगले ही पल नाइट हाउंड के शरीर से लाल एनर्जी फट पड़ी। हवा में धुआं, आग और डिमोनिक आभा फैल गई। उसकी आंखें अब जल रही थीं। सीने में धंसी तलवार के चारों ओर लाल शक्ति घूम रही थी। बार्थोलोम्यू उस इम्पेल्ड नाइट हाउंड के ऊपर खड़ा हंस रहा था। उसकी आंखों में घमंड था और जुबान पर ताने। सिर्फ बातें ही करता है तू, एक वार भी नहीं झेल पाया। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ही पल में ठहर गई। जब उसने तलवार पीछे खींचने की कोशिश की, वो हिली तक नहीं। बार्थोलोम्यू ने नीचे देखा और वहीं नाइट हाउंड ने अपनी नंगी, खून से लथपथ हथेली से उस तलवार की धार को पकड़ रखा था। वो 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहा था। धीरे से उसकी भारी सांसों के बीच एक आवाज निकली, क्या तुझे अब भी लगता है मैं सिर्फ बातें करता हूँ? बार्थोलोम्यू की आंखें चौड़ी हो गई। वो महसूस कर सकता था नाइट हाउंड के अंदर कुछ बदल रहा था। उसका रेड माना, उसकी पूरी ताकत उसकी डैगर में समा रही थी। बार्थोलोम्यू ने हैरानी से फुसफुसाया, सॉलिड ऑरा, ये तो सिर्फ एक सच्चा स्वॉर्ड मास्टर कर सकता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था, इतना युवा लड़का इतनी महारत कैसे पा सकता है? पर सोचने का वक्त नहीं मिला। अगले ही पल नाइट हाउंड ने अपनी आंखें खोली और हवा जैसे फट गई। उसने दहाड़ते हुए अनलीस्ट किया बास्करविल्स 7th स्वॉर्ड फॉर्म। लाल एनर्जी की आंधी पूरी चैम्बर में दौड़ गई। हर दिशा में बिखरती चमक, फिर एक भयानक विस्फोट। लाल वॉर्टेक्स फटा, झटकों की लहरें वॉल्ट की दीवारों को हिला गई। सोने के सिक्के, पत्थर, सब कुछ हवा में उड़ने लगा। दूर खड़ी डोलोरेस स्तब्ध थी। उसकी सांसें अटक गईं। वो समझ ही नहीं पा रही थी ये वही व्यक्ति है जो डंटालियन की लड़ाई में उसके साथ था। इतनी जबरदस्त ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? धूल धीरे धीरे बैठी और वहां नाइट हाउंड खड़ा था। उसके चारों ओर लाल ऑरा अब भी घूम रही थी, आंखें ठंडी पर केंद्रित। बार्थोलोम्यू मुश्किल से खड़ा था।
उसका शरीर लहूलुहान तलवार जमीन में गड़ी हुई अब वही उसका सहारा थी। उसने किसी तरह अपनी सांसें संभाली और देखा वो बच तो गया था पर अब बहुत कमजोर हो चुका था। उसने मन ही मन मान लिया नाइट हुंड की पिछली जीतें किसी किस्मत का खेल नहीं थी, वो सच में बेहद खतरनाक था। फिर भी बार्थोलोमे के होंठों पर एक विकृत मुस्कान लौट आई। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, क्या सच में सोचते हो कि तुम जिंदा निकल पाओगे? वो हंसने लगा। ये वॉल्ट अंदर से नहीं खुलती, जब तक टाइमर खत्म नहीं होता दरवाजे बंद रहेंगे और जैसे ही वो खुले मेरे गार्ड्स तुम सबको टुकड़ों में बांट देंगे। उसकी पागल हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। लेकिन तभी डोलोरेस ने तेजी से अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में चमक थी। होली लाइट! एक तेज रोशनी फटी। बार्थोलोम्यू चीख उठा। उसकी त्वचा जल रही थी। उसका पूरा शरीर डिवाइन पावर से भर गया था। डोलोरेस आगे बढ़ी। हाथ में मिरर ऑफ ट्रूथ था, एक ऐसा रिलिक जो किसी का असली चेहरा दिखा देता है। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब बोल बार्थोलोम्यू, कौन मानेगा तेरी बातें जब सब तेरा असली रूप देख लेंगे? बार्थोलोम्यू दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा साथ थे। वो चिल्लाया, ये मिरर तेरे पास कैसे? मिरर ऑफ ट्रूथ की रोशनी और तेज होती गई। बार्थोलोम्यू का चेहरा जो अब तक इंसानी दिखता था पिघलने लगा, त्वचा बहने लगी और उसके नीचे से उभरा वो असली चेहरा, एक भयानक विकृत डीमन फेस। डोलोरेस और नाइट हाउंड दोनों पीछे हट गए। बार्थोलोम्यू अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके होंठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई, चौड़ी तनी हुई, जैसे कोई राक्षस अपने असली रूप पर गर्व कर रहा। उसकी आवाज धीमी पर घातक थी। लगता है तुम लोगों की तैयारी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल उसका शरीर हिलने लगा। दाएं हाथ की हड्डियां खींचकर बाहर निकली, मांस फटने लगा। हाथ अब इंसान का नहीं रहा, वो एक मॉन्स्टर लिम्ब बन चुका था जिस पर चमकते हुए पीले पंजे थे। उसने वो विशाल क्लॉड हैंड सुनहरी जमीन पर पटकी। फर्श कांप उठा, सोने के सिक्के बिखर गए। वो गुर्राया, मुझे तो बस नाइट हुंड से निपटना था, पर अब तो सेंट्स ऑफ क्वो-वातिस भी बीच में है। उसकी आवाज में झुंझलाहट थी और आंखों में खून उतर आया था। डोलोरेस ने उसकी बदलती हुई आकृति की तरफ देखा। उसका शरीर फूलता जा रहा था, मांस मरोड़ खा रहा था, जैसे किसी जीवित दुःस्वप्न को जन्म दे रहा हो। वो कांपते हुए बोली, हे भगवान! बार्थोलोम्यू, या यूं कहो अब वो डीमन हंस पड़ा। अब मजा आएगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। देखो इंसानों, मेरा असली रूप। उसकी तलवार बलमुख से बैंगनी मांस जैसी लताएं निकलने लगी। धीरे धीरे वो हथियार उसके शरीर से जुड़ गया। उसकी ताकत हर पल बढ़ रही थी। कपड़ों के पीछे से फटती आवाज आई। दो विशाल लेथरी विंग्स बाहर निकले। कमरा अंधेरा हो गया, हवा भारी, लेकिन नाइट हाउंड विकॉर पीछे नहीं हटा। उसने अपनी डिमोनिक वेपन उठाई। वो चमक उठी, रूप बदलने लगी और कुछ ही पलों में वो एक विशाल जैगेड रेड ग्रेट सोर्ड बन चुकी थी। विकॉर ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने हवा चीरते हुए 2 वार किए। 2 चमकदार रेड माना स्लैशेस सीधे उस बदलते हुए डीमन की तरफ बढ़े। वार लगे। बार्थोलोम्यू, अब वो क्रिएचर एक पल के लिए घुटनों पर आ गया, लेकिन वो हारा नहीं था। उसका सिर धीरे धीरे उठा और सामने दिखा एक भेड़िए जैसा थूथन, पीले दांतों की कतार और वही शैतानी मुस्कान। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा फूटी, एक भयंकर धमाके के साथ, डार्क एनर्जी का विस्फोट जिसने वाइकोर के रेड स्लैशेस को पूरी तरह रोक दिया। फिर वो चीखा, एक ऐसी चीख जो हवा नहीं हकीकत को फाड़। उस आवाज की लहरें दीवारों से टकराईं। डोलोरेस और नाइट हाउंड दोनों पीछे उड़ गए, जमीन पर गिरते हुए। विकोर ने किसी तरह उसे संभाला। डोलोरेस कांपते हुए बोली, ये सच में बार्थोलोम्यू द बुर्जुआ है? सामने खड़ा क्रीचर अब इंसान नहीं था, वो था एक विकृत मिश्रण, इंसान और दानव का। विशाल पंख, मुड़े हुए सींग और वो भेड़िया जैसा चेहरा। वो बार्थोलोम्यू नहीं था एनीमोर, वो था बालिन, द सिक्स्थ कॉर्प्स, एक S+ रैंक खतरा, मनुष्यों का शाश्वत शत्रु। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था उसके श्राप के बारे में, Thy teeth shall rot in thy body and thy house। वॉल्ट के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही बालिल ने अपनी पूरी डिमोनिक शक्ति बाहर निकाली, सोने के सिक्कों के पहाड़ कांपने लगे। डोलोरेस की आंखें चौंधिया गईं। उसने चीख कर कहा, गोल्ड! ये उड़ रहा है। सच में सैकड़ों हजारों सिक्के हवा में उठ गए, जैसे किसी अदृश्य जादू ने उन्हें खींच लिया हो। वो घूमते हुए बलिले के चारों ओर जमा होने लगे और धीरे धीरे उसके जख्मों को ढकने लगे। डोलोरेस ने भय से देखा, वो घाव जो अभी कुछ पलों पहले नाइट हाउंड ने दिए थे अब पूरी तरह गायब हो रहे थे। सिक्के उसकी त्वचा में समा रहे थे और उसके शरीर से सुनहरी चमक फूट रही थी। बलिले मुस्कुराया, इसे कहते हैं गोल्डन वेन्स। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। इस दुनिया में जहाँ धन ही शक्ति है, वहाँ फाइनेंशियल पावर ही असली पावर बन जाती है। ये सारा सोना, ये खजाना मेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं है, ये मेरी लाइफ फोर्स है। वो गुर्राया, उसकी आंखें पिघले सोने जैसी चमक उठी। जब तक इस दुनिया में वेल्थ का मूल्य है, मैं मर नहीं सकता। डोलोरेस की सांस रुक गई। उसके भीतर एक ठंडा डर भर गया। कैसे लड़ सकते थे वो किसी ऐसे के खिलाफ जो अमर था, अजेय था और जिसका हर जख्म सोना भर देता था। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन तभी नाइट हाउंड ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में शांति थी, ताकत थी। डर मत, मैं यही हूँ। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम भूल रही हो कि तुम कौन हो डोलोरेस। तुमने डांटेलियन की मानसिक जंजीरों को तोड़ा था, तुमने अपने डर को हराया था, अपने अंदर की शक्ति को जगाया था। वो हल्का मुस्कुराया, अब फिर से वो भरोसा रखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डोलोरेस ने उसकी आंखों में देखा, दिल धड़कने लगा। वो जानती थी
वो शक्ति जो उसने पहले दी थी, वो सोल रेजोनेंस, वो अब तक अकेले दोहराने की कोशिश करती रही थी पर कभी सफल नहीं हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। मन में बस एक सवाल था, क्या मैं फिर से कर पाऊंगी? उसके सामने पिछले युद्धों की यादें चमक उठी। वो देख रही थी नाइट हाउंड अकेले हर बार मौत से लड़ते हुए, और फिर उसकी अपनी अवेकनिंग, वो पल जब उसने खुद पर यकीन करना सीखा था। उसकी आंखें ठहर गई। अब उनमें डर नहीं था, बस दृढ़ता थी। वो फुसफुसाई, नहीं, इस बार नहीं, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी पुतलियों में एक होली क्रॉस चमका। डोलोरेस ने अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए। मैं करूंगी ये। एक तेज सुनहरी रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी। वो गूंजती आवाज में बोली, प्रभु, उसका कवच और उसकी तलवार है, पर सिर्फ अपनी शक्ति पर भरोसा करना विनाश का मार्ग है। वो प्रार्थना बोलती गई। शब्दों के साथ प्रकाश बढ़ता गया। हवा में डिवाइन एनर्जी की लहरें फैल गईं। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, ओ महान योद्धा, सामने आओ, मेरे साथ युद्ध करो, बताओ तुम्हारा सीक्रेट नेम क्या है? पर फिर वो झिझक गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। पर अगर मुझे तुम्हारा ट्रू नेम नहीं पता, वो नाइट हाउंड की तरफ मुड़ी, तो ये प्रार्थना अधूरा रह जाएगा। कृपया बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? विकोर कुछ पल के लिए ठिठक गया। डोलोरेस की बात ने जैसे उसके अंदर कुछ छू लिया था। उसका ट्रू नेम, वो नाम जो किसी को नहीं पता था। वो जानता था अगर उसने ये राज खोला तो सब कुछ बदल जाए, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकता था। उसकी आंखें झुकी। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी जमीन कांप उठी। हवा में एक भारी गुर्राती आवाज गूंजी, तुम दोनों का नाटक अब खत्म हुआ। बलिले अब पूरी तरह हील्ड, अपने सुनहरी कवच जैसे शरीर के साथ फिर से आगे बढ़ चुका था। उसकी त्वचा पर बहता सोना अब चमक नहीं, आग बन चुका था। वाइकोर ने देखा, वो क्रीचर अब पहले से भी ज्यादा तेज था। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बलिल का कोहनी वाला वार सीधे उसके पहलू में लगा। हड्डियां चरमराई, हवा में खून बिखरा। विकोर का शरीर हवा में घूमता हुआ सीधा सोने के पहाड़ में जा गिरा। सिक्के फिसल कर ढह गए, जैसे किसी सुनहरी लहर ने उसे निगल लिया। डोलोरेस चीख उठी। आंखों के सामने उसका साथी खून से लथपथ पड़ा था, सांसें टूटती हुई, हाथ जमीन पर फैले हुए। बलिले ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब और विकृत थी। अब बारी तेरी है सेंटेस। उसका दायां हाथ, जो अब एक विशाल ब्लेड जैसा रूप ले चुका था, ऊपर उठा। डोलोरेस पीछे हटी, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे। वो जानती थी वो वार रोका नहीं जा सकता। वो बस ऊपर देख रही थी, आंखों में डर, चेहरे पर स्तब्धता, और ऊपर से आती वो गूंज, मर जा। बिलियल गरजता हुआ नीचे झुका। उसकी नजर अब डिफेंसलेस डोलोरेस पर थी। उसकी चीख गूंजी, मर जा सेंटेस। डोलोरेस बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। डर से उसकी सांसें टूट रही थी, आंसू बह रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली। उसने मान लिया यही उसका अंत है। बिलियल का वो विशाल विकृत ब्लेड आर्म ऊपर उठा और पूरे बल से नीचे गिरा, लेकिन वार लगने से ठीक पहले हवा चीरती हुई एक लाल चमक उभरी। एक जटिल विशाल मैजिक सर्कल अचानक प्रकट हुआ, जिसके बीचों बीच था एक बड़ा रेप्टाइल्स जैसा रेप्टिलियन आई। बिलियल का वार उसी पर आ टकराया और रुक गया। वो हैरान रह गया। उस वार को जो पहाड़ फाड़ सकता था, उस सर्कल ने बिना किसी प्रयास के रोक लिया था। तभी उस सर्कल के भीतर से एक पुरानी गहरी आवाज गूंजी, बहुत समय हो गया बिलियल। बिलियल सख्त पड़ गया, दांत भींचते हुए बोला, कौन है? किसने दखल दी है? वो सर्कल अब स्पष्ट दिख रहा था डोलोरेस के सामने, उसे बचाते हुए। और अब बिलियल समझ चुका था कि ये शक्ति किसकी है। उसने गुर्राते हुए कहा, डिकराबिया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। तूने अपनी रेस से धोखा किया है। तेरा तो मिशन था गेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को खोलना। वो दहाड़ा, तू नीच इंसानों का साथ दे रहा है अब। डिकरेबिया की आंख शांत रही। उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बिट्रेयल गलत शब्द है बिलायल। मैं किसी का कभी साथी था ही नहीं। मैंने बस एक कॉन्ट्रैक्ट किया था एक इंसान के साथ। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, अब मेरा मिशन वही है जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर चाहता है। अगले 1000 सालों तक मैं इस औरत का और मानवता का शील्ड बनकर रहूंगा। बिलियल की आंखों में आग भर गई। नीच कीड़े, क्या तू तैयार है अपने ही साथियों के क्रोध का सामना करने के लिए? वो क्रोध जो गेट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन से फूटेगा। डेकाराबिया की आवाज में एक सूखी हंसी थी। वो देख लेंगे जब वक्त आएगा। फिर उसने धीरे से कहा, दिलचस्प है, मेरी शक्ति घट रही है और तेरी ऑरा असामान्य रूप से बढ़ रही है। बिलियल भौहें चढ़ाकर बोला, क्या मतलब है तेरा? लेकिन वो बस एक ध्यान भटकाने वाली बात थी। उसी पल पीछे से हवा चीरती एक लाल लहर उभरी। नाइट हाउंड पूरी तरह रिकवर्ड हवा में छलांग लगाकर सीधे बिलियल के पीछे पहुंचा और उसकी पीठ पर जबरदस्त वार किया। रेड एनर्जी की लकीर उसके शरीर को चीर गई। नाइट हाउंड नीचे उतरा, जमीन पर उतरते ही बोला, इरादा सिर अलग करने का था, पर वार थोड़ा हल्का पड़ गया। बिलियल पलटा, हैरान और क्रोधित। उसकी पीठ से खून बह रहा था, पर अगले ही पल हजारों गोल्ड कॉइन्स उड़कर उसकी तरफ आए। जख्मों को ढकते हुए गोल्डन वेन्स फिर से सक्रिय थी। वो दहाड़ा, तू जिंदा कैसे है? मेरा वार तेरे सारे अंग चकनाचूर कर चुका था। नाइट हाउंड खड़ा था, पर उसकी नजर अब भी अडिग। उसके सीने से खून बह रहा था, पर हाथ अब भी उसकी डिमोनिक डैगर बील्ज़ेबब पर था। और वही उसकी वजह थी जिंदा होने की, क्योंकि उस डैगर में समाई थी 2 भयानक शक्तियां, एस रैंक एबिलिटी इमॉर्टल बेसिलिस्क और ए प्लस रैंक साइलेंट हील। बिलियल अब समझ चुका था उसका दुश्मन कोई साधारण इंसान नहीं है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। दिलचस्प, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ डोलोरेस अब सुरक्षित थी, पर वो सुरक्षा उसके लिए एक कैद बन चुकी थी। वो पूरी तरह घिरी हुई थी डेकरबिया के बनाए लाल जादुई घेरे में, वो बैरियर जो उसे बाहर की दुनिया से काट रहा था। डोलोरेस ने गहरी सांस ली। तुमने
मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन उसी पल उसने बेताबी से कहा, कृपया ये बैरियर हटा दो, मुझे उसकी मदद करनी है। डेकरबिया की आंख हल्की सी कुड़ी, उसकी आवाज शांत पर कठोर थी। मुझे केवल एक आदेश मिला है, सेंटेस की सुरक्षा, उसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। डोलोरेस के चेहरे पर निराशा उतर आई। क्या तुम बस एक पपेट हो? वो सन्न रह गई। कुछ तो अजीब था इस शक्ति में। तभी अचानक उसे महसूस हुआ, वो एनर्जी जो डेकरबिया से निकल रही थी वो नाइट हाउंड की ही माना थी। उसने कांपती सांसों में फुसफुसाया, ये बैरियर डेकरबिया ने नहीं बनाया, ये तो उसने खुद लगाया था मेरी सुरक्षा के लिए। वो वहीं खड़ी रह गई, बाहर देखती हुई, जहां युद्ध चरम पर था। नाइट हाउंड और बिलियल एक बार फिर भिड़ गए, तेजी इतनी कि उनकी हर चाल बस लाल और सुनहरी चमक में घुल गई। हवा में धमाके गूंजे, हर वार के साथ वॉल्ट की दीवारें कांप उठी। बिलियल की विकृत मुस्कान फैलती जा रही थी, हर चोट पर वो और ज्यादा पागल होता जा रहा था। खून बह रहा था पर उसकी आंखों में था आनंद। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। एक पल के लिए लगा जैसे दो देवता युद्ध कर रहे हों। फिर बिलियल का एक वार लगा, वो बेमिसाल ताकत से भरा था। उसने नाइट हाउंड का वेपन झटका मारकर दूर फेंक दिया और एक ही झटके में उसे हवा में उछाल दिया। नाइट हाउंड दीवार से टकराया, जमीन पर गिरा, खून उसके सीने से बह रहा था, सांसें भारी। उसने स्थिति का जायजा लिया। बिलियल भी घायल था, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था, मैं एक इंटरमीडिएट सोर्ड मास्टर और ये इंसान मुझे रोक रहा है। नाइट हाउंड की नजरें ठंडी थी, उसका मन तेजी से सोच रहा था। हर दुश्मन जिसे उसने अब तक झेला था उसके सामने फीका था और अब वो मान चुका था, बिलियल अब तक का सबसे कठिन, सबसे घातक प्रतिद्वंदी था। वो समझ गया असली समस्या क्या थी। हर बार जब वो वार करता, बिलियल वॉल्ट से सोना खींचकर अपने जख्म भर लेता था और फिर और शक्तिशाली हो जाता था। एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सामने वाला दुश्मन असीमित था। लेकिन वीको ने गहरी सांस ली, वो हार नहीं मानने वाला था। वो जानता था उसे ताकत से नहीं, समय से हराना है। बस थोड़ा और टिकना था, क्योंकि समय अब उनके पक्ष में था। इधर बैरियर के अंदर डोलोरेस अब चुप नहीं थी। उसने अपने हाथ जोड़े और जोर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कंपन नहीं, विश्वास था। भले ही ये दानव धरती को निगलने उठ खड़े हों, हम नहीं डरेंगे, हम सत्य के बल पर विजयी होंगे। उसकी प्रार्थना की गूंज वॉल्ट में फैल गई। डोलोरेस की आवाज गूंज उठी, सत्य जीवित है और उसका राज्य अनंत। उसने अपने हाथ फैलाए, चेहरा अब दृढ़ संकल्प से भरा था। और तभी जमीन फट गई। नीचे से उठी होली फायर की दीवार, एक सुनहरी ज्वाला जिसने बिलियल और नाइट हाउंड के बीच एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। सारी वॉल्ट उस डिवाइन एनर्जी से चमक उठी। बिलियल की शरीर उस आग में गिर गई और उसने बस हंसकर कहा, क्या सच में सोचती हो इतनी सी मैजिक मुझे रोक सकती है? उसने एक गहरी दहाड़ मारी और उसके शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। पल भर में वो दीवार बिखर गई, सुनहरी आग राख बनकर गायब हो गई। डोलोरेस हवा में उछली, जमीन पर गिरते हुए कांप गई। उसकी आंखें चौड़ी थी। इतनी आसानी से मेरी दीवार? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से हाथ उठाया, फिर से वही प्रार्थना दोहराई, हर शब्द में पहले से ज्यादा जोश, ज्यादा विश्वास। बिलियल गरजा, तू सच में मरना चाहती है सेंटेस? तो ठीक है, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, मजा था। वो हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे एक लाल चमक फटी। नाइट हाउंड वो तेजी से उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी डैगर चमक रही थी और उसकी आवाज भारी थी, तेरा असली प्रतिद्वंदी मैं हूँ, बिलियल। बिलियल ने मुड़कर देखा और मुस्कुराया, अच्छा अब भी जिंदा? उसकी आंखें सोने जैसी चमकने लगी और अगले ही पल वॉल्ट के सिक्कों के पहाड़ फट पड़े। उनसे निकली गोल्डन स्नेक लाइक टेंड्रल्स जो हवा में लहराती हुई सीधे नाइट हाउंड की तरफ बढ़ी। वो उसके चारों ओर लिपट गई, हर मांसपेशी को जकड़ते हुए। वो छटपटाया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो जादुई बंधन उससे नहीं टूटे। बिलियल ने धीरे धीरे सिर मोड़ा। अब उसकी नजर फिर से डोलोरेस पर थी। उसका विशाल विकृत हाथ ऊपर उठा और वो बोला, देख रही हो सेंटेस, ये है उस वेल्थ की सच्ची शक्ति जिसे तुम पाप कहती हो। वो गर्व से गरजा, इस वॉल्ट के अंदर तुम्हारा होली मैजिक और इसका हर वार दोनों बेकार है। उसकी आवाज नीची लेकिन घातक थी। अब अपने आखिरी पलों में उस दिन को कोसना जब तुमने इंसानी लालच को ठुकराया था। उसने हाथ फैलाया और उसके चारों ओर घूमती सुनहरी हवा भयंकर गति से घूमी, एक सुनहरी आंधी बनी, गोल्डन डेथ स्टॉर्म। वो सीधे डोलोरेस की ओर दौड़ा। हजारों सुनहरी प्रोजेक्टाइल उसके पीछे घूम रहे थे, हर एक मौत का तीर था। डोलोरेस बैरियर के भीतर थी, डेकरबिया का सर्कल अब भी उसके चारों ओर था। बिलियल का हमला टकराया, रोशनी फटी, एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन बैरियर टूटा नहीं, बल्कि वो सिमट गया, जैसे किसी ने डोलोरेस को अपनी बाहों में ले लिया हो उसे ढकते हुए। वारों की बौछार रुकी, डोलोरेस का शरीर कांप रहा था, वो घायल थी और उसकी सांसें चल रही थी। फिर उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों में सदमा था। उसके सामने खड़ा था नाइट हाउंड, जिसने उसे अपने शरीर से ढक लिया था। उसके सीने, बाहों और कंधों में सैकड़ों सुनहरी प्रोजेक्टाइल्स धंसे हुए, खून उसके कपड़ों पर बिखर रहा था और वो अब भी खड़ा था, उसकी ढाल बनकर। डोलोरेस की आवाज कांप गई, नाइट हाउंड की गंभीर घावों से खून फूट रहा है, जो उसके नीचे बिखरे सोने के सिक्कों को लाल कर रहा है। वह डट के खड़ा है, उसका शरीर सोने के हथियारों से भरा हुआ, क्योंकि उसने डेमन के हमले से डोलोरेस की रक्षा की। नीचे से भयभीत डोलोरेस बस ऊपर देखकर उसका नाम फुसफुसा सकती है। लाल बाधा के पीछे फंसी, वो खुद को दोषी महसूस करती है, समझते हुए कि उसने उसे फिर से बचाते हुए कितना बुरा चोट पहुंचा है।
गिरने से इनकार करते हुए नाइट हाउंड खुद पर लगे सोने के हथियारों को पकड़ लेता है। लाल दैवीय ऊर्जा के एक उछाल के साथ वह उन्हें चकनाचूर कर अपने आप को आजाद कर लेता है। अपनी भयानक हालत देखकर डोलोरेस घबराकर बाधा से लिपट जाती है और चिल्लाती है कि उसे तुरंत ही हीलिंग मैजिक चाहिए। उसके हाथ लाल जादुई ढाल के खिलाफ धक्का देते हैं, बेतहाशा तोड़ने की कोशिश में, ताकि वह बाहर निकलकर उसकी मदद कर सके। सर्कल के अंदर तैरती हुई डोलोरेस सोचती है कि यह बाधा फिर क्यों आ गई। वह उससे बाहर निकलने की भीख मांगती है, जोर देकर कि वह मदद कर सकती है। लेकिन डेकाराबिया कहता है कि उसके मालिक ने यह बाधा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दी है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। नाइट हाउंड फिर उसकी तरफ मुंह करके कड़क आवाज में कहता है कि वह ढाल से बाहर मत आना। वह चेतावनी देता है कि यह बहुत खतरनाक है और फिर वह बाधा से दूर कूदकर वापस लड़ाई में घुस जाता है, जहां डेमन स्वर्लिंग गोल्डन एनर्जी बुला रहा है। डोलोरेस बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसका चेहरा हताशा और आंसुओं से भरा है। बेलियल फिर हमला करता है, अनगिनत तेज सोने की ब्लेड्स बुलाते हुए जो हवा में भर जाती हैं, नाइट हाउंड पर बरसने को तैयार होकर नाइट हाउंड अपनी ग्लोइंग रेड आंखों से हमले को घूरता है, अपने विशाल लाल ग्रेट सोर्ड को कसकर थामे हुए। जब सोने की ब्लेड बारिश की तरह गिरती है, वह वापस लड़ता है, अपने हथियार को तेज डिफेंसिव रेड स्लैशेस की बारी में घुमाते हुए जो आ रहे तूफान से टकरा जाती है। लाल और सुनहरी ऊर्जा की टक्कर सोने के हथियारों को चकनाचूर कर देती है, डेमन के हमले को पूरी तरह रोक देती है। गिरते हुए सोने के टुकड़ों के बीच नाइट हाउंड अपने दुश्मन को घूरता है। हमला सहने के बाद वह जीवित है और अगली चाल के लिए तैयार है। नाइट हाउंड की रक्षा से परेशान न होकर डेमन बेलियल अपना विशाल कुरूप हाथ उठाता है, एक और तबाह कर देने वाले हमले की तैयारी में। एक शक्तिशाली वार के साथ वे अपनी ब्लेड को जोर से नीचे गिराता है। नाइट हाउंड को इतनी ताकत से जमीन पर पटक देता है कि वह उड़ता चला जाता है। नाइट हाउंड बिखरे सोने के सिक्कों के बीच पटा पड़ा है। उसका शरीर भारी नुकसान सह चुका है। खून उसके चेहरे पर छिड़क रहा है, जबकि वह दर्द में दांत झबड़े हुए है, हार मानने से इनकार कर रहा है। बेलियल अपने विरोधी की मजबूती से गुस्से में और भी ज्यादा शक्तिशाली हमला छोड़ता है। खजाने पर नियंत्रण कर वह शुद्ध सोने का एक विशाल मुक्का बुलाता है, उसे गिराकर पोहे पड़े योद्धा के ऊपर ऊपर उठा देता है। वह विशाल सोने का मुक्का फिर तेजी से नीचे आता है, नाइट हाउंड को पूरी तरह कुचलने की नीयत से। जमीन से ऊपर देखते हुए नाइट हाउंड की आंखें उस भारी ताकत को देखकर सच्चे आघात में फैल जाती हैं, जो उस पर टूटने वाली है। इसी बीच डेकाराबिया की सुरक्षा बाधा में फंसी डोलोरेस अपनी खुद की बिल्कुल नर्वस लड़ाई लड़ रही है। खड़े रहकर देखने से इनकार करते हुए वह बार बार अपने नंगे हाथों से जादुई ढाल को मारती है, बाहर निकलने की कोशिश में। लेकिन कोशिश का नतीजा सिर्फ उसके हाथों और बाहों का घायल और खून से लथपथ होना होता है। दर्द के बावजूद वह हमला जारी रखती है। पवित्र रोशनी की एक आंखों पर पट्टी जैसी परत उससे ढकी है, जब वह पूरी ताकत लगा देती है ताकि वह बाधा तोड़ सके। उसकी कोशिशें व्यर्थ हैं। अपने आत्म प्रेरित घावों से उसके पैरों के पास खून का एक ताल बन जाता है। प्राचीन डेमन डेकाराबिया ये सब देखकर, उसकी चोटों को देखकर हीरों की तरफ बोलता है। उसकी आंखें उन घावों को नोटिस करती सी लगती हैं। अपनी असहायता की एहसास डोलोरेस के लिए बहुत ज्यादा है और उसकी ताकत आखिरकार चली जाती है, जिससे वह घुटनों के बल गिर पड़ती है। निराशा से ओवरवेल्म होकर वह अपने कांपते खून से सने हाथों को नीचे देखती है। नफरत करती है कि वह उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। घुटनों पर बैठी डोलोरेस अपनी शक्ति के बारे में सोचती है। वह जानती है कि उसकी दिव्यता ईश्वर में शुद्ध आस्था और न्याय व समानता के आदर्शों से आती है। हालांकि वह महसूस करती है कि यह पवित्र शक्ति उस डेमन के खिलाफ पूरी तरह बेकार है, जिसकी ताकत मानवीय लोभ और पैसे की पूजा से आती है। उसे डेंथलियन के खिलाफ अपनी लड़ाई याद आती है, वो वक्त जब उसने सोचा था कि उसने अपनी सीमाओं को पार कर लिया और अपनी संभावनाओं को जगाया। उसने सोचा था कि इस बार सब कुछ अलग होगा, कि वह गर्व से खड़ी होकर अपने बल से नाइट हाउंड की मदद करेगी। लेकिन उसकी आशाएं तब चूर चूर हो जाती हैं जब उसे उसकी आज्ञा की याद आती है कि वह बाधा के अंदर ही रहे, और उसकी चेतावनी कि यह बहुत खतरनाक था जब वह अकेले ही फिर से लड़ाई में कूद गया। उस पर बोझ होने का एहसास, उसे मदद न कर पाने का दर्द उसे पूरी तरह हरा देता है। निराशा और आत्मघृणा की आंसू उसकी आंखों से बहते हैं, खुद की कमजोरी से नफरत करते हुए। इधर लड़ाई जारी है। बुरी तरह जख्मी नाइट हाउंड अपने दर्द को अनदेखा कर देता है। उसके घावों से खून सुनहरे फर्श पर टपकता है, लेकिन वह खुद को उठने के लिए जबरदस्ती करता है, अपनी ही खून में कदम रखते हुए एक नई ठान के साथ। लाल खंजर चमकते हुए वह दैत्य बेलियाल की ओर झपटता है। लाल रोशनी के फटाके में वह अपने ब्लेड को अद्भुत रफ्तार से घुमाकर दैत्य का विशाल हाथ साफ काट देता है। वह राक्षस की ओर घूरता है, उसकी ठान अब भी अटूट। लेकिन डीमन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। नाइट हाउंड की आंखें झट से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बेलियाल फौरन दूरी पाट लेता है और एक जबरदस्त अनपेक्षित वार लगा देता है। उस प्रहार की ताकत नाइट हाउंड को पूरी कमरे में पीछे की ओर उड़ा देती है। वह जमीन पर टूटकर गिरता है। सीने पर एक भयंकर घाव से खून बहता है। वह उसी अवरोध में जाकर गिरा जिसे उसने डोलोरेस की रक्षा के लिए बनाया था। नाइट हाउंड झुककर पड़ा रहता है, उसके सीने से भारी खून बह रहा है। वह कोसता है, लड़ाई का हिसाब लगाते हुए समझता है कि हालत तेजी से बिगड़ रही है।
उसकी मना खपत उम्मीद से कहीं ज्यादा गंभीर है। उसकी सॉलिड ऑनरा का लगातार इस्तेमाल और डेकारेबिया की ताकतवर शील्ड को बनाए रखने के लिए जरूरी भारी मात्रा में मना उसकी ऊर्जा को खतरनाक दर से निचोड़ रहे हैं। और इससे भी बुरी बात, उसके दैत्य खंजर की मजबूत हीलिंग शक्ति भी अब कमजोर पड़ने लगी है। वह जानता है कि बस प्लान किए हुए समय तक बचा रहना ही काफी नहीं है। अगर वह बेलियाल पर आखिरी घातक वार नहीं कर पाया, जो पहले ही अपने कटे हुए हाथ को सोने के सिक्कों के झुंड से फिर से उगा चुका है, तो उनकी सारी कुर्बानियां बेकार होंगी। वह अपने बचे हुए सारा मना लगाकर एक आखिरी हद तक यकीनन जोखिम भरी तकनीक इस्तेमाल करने का सोचता है, संदेह में डूबा कि क्या अधूरा स्किल भी काफी होगा या नहीं। अचानक उसकी काली सोचें एक नरम स्पर्श से टूटती हैं। पूरी हैरानी में डोलोरेस ने कथित अटूट अवरोध में अपना हाथ धकेल दिया होता है। उसके तर्जनी से सुनहरी रोशनी झर रही है। वह उसकी ओर मुड़कर देखता है। वो बाहें फैलाए खड़ी है। उसके खून से सने हाथ उसकी जंग की कहानी बयान कर रहे हैं। नई ठान के साथ वह कहती है कि वह उसके साथ लड़ेगी। अब और खड़े होकर देखकर नहीं सह सकती कि वह उसकी खातिर घायल हो रहा है। नाइट हाउंड उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने अब तक काफी किया है, पर वह उसे टोक देती है। आवाज में पक्का विश्वास है कि क्योंकि वह कमजोर है, उसे जरूरी है कि वह आगे आए। आंखों में आंसू लिए वह अपने हाथों को देखती है जो अब पवित्र शक्ति से चमक रहे हैं, और पूछती है क्या वह वाकई मानता है कि वह मदद नहीं बल्कि बोझ है। उसकी बात दिल पर लगती है और नाइट हाउंड कुछ क्षणों के लिए खामोश रह जाता है। अंदर से वह खुद को बेवकूफ पुकारता है। सोचता है कि जिन जंगों में उसकी जिंदगी दांव पर रही, उसने कभी जोखिमों के बारे में सोचा ही नहीं। वह अपने पैरों पर उठ खड़ा होता है। उसका जर्जर शरीर एक नए मकसद की चमक देता है। उसे यकीन है कि उसका रास्ता हमेशा चुनौतियों को पार करने का रहा है और संतों की रक्षा भी उससे अलग नहीं होगी। वह आखिरकार उसका सवाल का जवाब देता है, कहता है कि सच उससे बहुत दूर है। वह समझाता है कि वह एक कीमती साथी है, एक आत्मा जो उसके साथ सक्रिय जागरण अवेकनिंग हासिल कर चुकी है। इस बंधन की वजह से वह शख्स है जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाने का कसम खाता है। एक बार फिर उसके सामने रक्षात्मक खड़े होकर उसकी लाल आंखें तेज इरादे से जगमगा रही हैं। वह दैत्य का सामना करने को तैयार है। अब उसकी सच्ची साथी साथ है। जैसे जैसे लड़ाई और भयंकर होती है, डोलोरेस का दिमाग बचपन की एक याद में झलकता है। बहुत छोटी डोलोरेस धूप से भरे चर्च में दौड़ती है, पोप का नाम पुकारते हुए। वह खुद को उसके बाहों में फेंक देती है और वह नर्म आवाज में पूछते हैं, क्या हुआ? बिलखते हुए वह बताती है कि उसने एक भयानक सपना देखा था जिसमें कोई बड़ा बुरा संसार को निगल रहा था। वह पूछती है अगर वो सपना सच हो तो क्या होगा, रोते हुए कि उसकी खुद की दैवी शक्ति अभी भी सभी को बचाने के लिए बहुत कमजोर है। पोप छोटी डोलोरेस को सांत्वना देते हैं, कोमलता से उसके आंसू पोंछते हैं। वे उसके दयालु दिल की बात करते हैं कि वह अपने बुरे सपनों में भी दूसरों की मदद के लिए परेशान होती है। वे उसके सामने घुटने टेकते हैं और उसके सिर पर भरोसे से हाथ रखते हैं। बताते हैं कि भले ही उसकी शक्ति अभी छोटी लगे, उसकी दिव्यता उस दिल से उगती है जो भगवान और खुद पर यकीन करता है। वे मानते हैं कि आस्था अकेले चलने वाला रास्ता हो सकता है। फिर भी वे कहते हैं कि एक दिन जब उसकी आस्था किसी सच्चे विश्वास वाले साथी से जुड़ जाएगी, जब वह किसी सच्चे साथी को पाकर साथ चलेगी, उसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। याद धुंधली हो जाती है और वर्तमान की लड़ाई और तेज हो जाती है। तिजोरी में सोने के पहाड़ जोर से कांपने लगते हैं। दैत्य बेलियाल दहाड़ता है कि बात करने का समय अब खत्म हो चुका है। वह एक विशाल सुनहरे ऊर्जा के भौर को उड़ेलता है, दांव पर लगाकर कि उनकी नाजुक काबिलियतें अब इसकी अनंत ताकत के सामने टिक नहीं सकती। सुनहरी आंधी ने दोनों नाइट हाउंड और डोलोरेस को घेरे रखा है, जो लाल सुरक्षा घेरा के अंदर साथ खड़े हैं। उथल पुथल के बीच डोलोरेस एक जबरदस्त प्रार्थना गुनगुनाने लगती है। उसकी आवाज गूंजती है एक श्लोक का उच्चारण करती हुई। परमेश्वर केला है, ढाल और विनाश के विरुद्ध अस्त्र। नाइट हाउंड घूरता रह जाता है, उसकी शक्ति से हैरान। दोनों हाथ जोड़कर डोलोरेस प्रार्थना जारी रखती है। वह उसकी जबानी बोझ उठाना चाहती है। वह बनना चाहती है जिस पर वो भरोसा कर सके। वो पुकारती है, आओ कोई माइटी जनरल मेरे साथ लड़ो। प्रार्थना चरम पर पहुंचती है। वह कहती है कि अगर नाइट हाउंड वाकई उस पर भरोसा करता है, अगर वो उसे सिर्फ सुरक्षित रखने वाली नहीं बल्कि साथी समझता है, तो उसे अपना नाम बताना होगा। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं और पूरा शरीर एक विशाल सुनहरे आभा से दमक रहा है। वह आखिरी विनती करती है, उस योद्धा का पवित्र नाम बता जो उसे शक्ति दे रही है। हवा में एक पल की खामोशी छा जाती है। फिर एक शांत अनजान सी आवाज तूफान में कटती है। वह एक ही स्कंद बोलता है, वैन। डोलोरेस की आंखें झट से खुलती हैं। उसका चेहरा सदमे में कठोर हो जाता है। वह आवाज और नाम पहचान लेती है। जब सुनहरी रोशनी उस पर पड़ती है, नाइट हाउंड का मुखौटा और हूड जैसे फीके पड़ जाते हैं और सामने आता है वो जवान शख्स जिसका उसे पता है। वह उसकी तरफ मुड़ता है। उसका लाल नेत्र उससे मिलता है और पहचान की पुष्टि करता है। वो है वैन। एक नाम में एक रहस्यमयी ताकत छुपी होती है। डोलोरेस हाल की घटनाओं से शॉक्ड समझती है कि किसी असली नाम को बोलना कारण और परिणाम बदल सकता है। एक ताकत जो डायमेंशंस के पार काम करती है। वह योद्धा के पवित्र नाम के लिए अपनी बेबस विनती को याद करते हुए उसने आंखें बंद की और एक शांत चेहरे के साथ आखिरकार उसे कहती है, वैन।
नाम के बोलते ही उनसे शुद्ध सुनहरी दैवी ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट फूटता है जो पूरी वॉल्ट को अंधेरा कर देने वाली रोशनी से भर देता है। जब रोशनी फीकी पड़ती है, वहां खड़ा मिलता है डीमन बिलियल, चेहरे पर एक क्रूर स्मिर्क के साथ। वह ताना मारता है कि उसे सुनहरे तरंग में दफन होना चाहिए था, जो ज्यादातर इंसान चाहेंगे। डीमन लगातार उनका ताना मारता रहता है, कहता है कि सेंटेस डोलोरेस की मौत नाइट हाउंड का आखिरी भोजन होगी। दुनिया के प्राकृतिक ऑर्डर ने यही तकदीर तय कर दी है। बोलते हुए फर्श पर फैले अनंत सिक्कों के समुद्र में जोरदार कंपन होने लगती है। कंपन इतनी तेज है कि यह डीमन को चौंका देता है। उसकी घमंडी नजर असली शौक से बदल जाती है। वह सोचता है कि यह हिलन कहां से आ रही है। सोने के नीचे से एक तेज सुनहरी लौ निकलती है और भी तेज होती जाती है। बिलियल के भयानक चेहरे पर पसीने की एक बूंद टपकती है। एक डरावनी सोच उसे घेर लेती है। एक कमाल के शक्ति प्रदर्शन में सोने के सिक्कों के पहाड़ ऊपर की तरफ फूटते हैं और बीच से अलग हो जाते हैं। वॉल्ट के बीच में एक साफ रास्ता बनता है। इस रास्ते के बीच में तेज रोशनी से घिरे खड़े होते हैं विकोर और डोलोरेस। उनकी आंखें एक लाल चमक के साथ दूसरी पवित्र क्रॉस के साथ मजबूत इरादे से भरी हैं। वे साथ में पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। वाइकोर अपने शक्तिशाली रेड ऑरा में लिपटा है, जबकि डोलोरेस एक बराबर मजबूत गोल्डन ऑरा फेंक रही है। बिलियल अविश्वास में चिल्लाता है, इसे एक सच्ची अवेकनिंग के रूप में पहचानते हुए। पूरी तरह उलझन में डीमन फ्रस्ट्रेशन में दहाड़ता है, चिल्लाते हुए कि ऐसा होना संभव नहीं है। डोलोरेस से आ रही तेज सुनहरी रोशनी इतनी प्रबल है कि शक्तिशाली डीमन को जमीन पर हाथ रखकर खुद को संभालना पड़ता है। आंखें ढकते हुए बलिल को उस चकाचौंध कर देने वाली शक्ति को मानना पड़ता है। यह सच्ची अवेकेंट लाइट है सेंट्स की। लेकिन डर की जगह बिलियल के चेहरे पर एक चौड़ी दुष्ट मुस्कान फैल जाती है। वह जागे हुए हीरोज को नई भयानक दिलचस्पी से देखता है, सोचते हुए कि यह नई शक्ति सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। उनकी मिली हुई शक्ति से गुस्से में डीमन बिलायल एक भयंकर क्रोध में उड़ता है। वह चिल्लाता है कि उनकी अवेकनिंग असंभव है। कहता है कि दुनिया पर असली राज पैसा और लोभ करते हैं। जब तक इंसानों में लोभ है, पैसा ही राजा रहेगा। वह अपनी बहस जारी रखता है, कहता है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो पैसा नहीं कर सकता, और सोने से ज्यादा चमकदार कुछ नहीं। विकर हालांकि शांत और ठोस रहता है। वह डीमन की आग भरी नजर का सामना करता है और साफ सीधे इनकार करता है। कहता है कि असल में ऐसी चीजें भी हैं जो पैसा कभी नहीं खरीद सकता। बोलते हुए उसकी खुद की यादों की एक लाइन चलती है। परिवार के चेहरे, बालक ट्राइब के साथ उसका रिश्ता, एक साथी को खोने का दुख और एक प्रिय की आखिरी रोती हुई झप्पी जो रोशनी में घुल जाती है। ये वो लम्हे हैं, प्यार, बलिदान और कनेक्शन, जो उसे परिभाषित करते हैं। ये खजाने किसी भी मटेरियल दौलत से कहीं आगे हैं। कहा जाता है कि वाइकोर और डोलोरेस के बीच का बंधन सोने से भी ज्यादा चमकता है, जो बिना रोशनी के बस एक बेकार पत्थर है। वाइकोर की डीमोनिक डैगर एक विशाल क्रिस्टल ब्लेड में बदल जाती है, शुद्ध रेड एनर्जी की बनी। वह उसे बिलियल की तरफ इशारा करता है, कहता है कि अब डीमन उनकी रोशनी के सामने गायब हो जाएगा। फिर भी जिद पर बिलियल उनके आधे मरे हुए शरीरों का मजाक उड़ाता है और एक विशाल लहर सुनहरी ऊर्जा की छोड़ देता है, गर्जन करते हुए कि वे अपना नकली तमाशा बंद करें। जैसे ही हमला पास आता है, विकोर हल्का सा अपना सिर घुमाता है। एक चमकदार और आत्मविश्वासी डोलोरेस उस पर मुस्कुराती है, कहती है कि उसकी फिक्र मत कर। वह खुद को ठीक करती है, अब उसका फेक नाम नहीं बोलते और उसे उसके असली नाम वैन से पुकारती है, अपनी भरोसे को स्वीकार करते हुए। विकोर एक पल के लिए आंखें बंद करता है। एक नए साथीपन की भावना के साथ वह कहता है कि वह वापस आएगा। फिर वह हवा में छलांग लगाता है, सीधा एक विशाल ड्रैगन लिग बीस्ट में टकराने के लिए, जो बेल ने शुद्ध गोल्डन एनर्जी से बुलाया है। वह जाते हुए उसका नाम पुकारता है, डोलोरेस, उसे देखते हुए जो असंभव लड़ाई में कूद रहा है। डोलोरेस अब डरती नहीं, उसका चेहरा उत्साह और मजबूत भरोसे से भरा है। वह अपनी मुठ्ठियां कस लेती है, समर्थन के लिए तैयार। शत्रु की ओर उड़ते हुए वाइकोर उसकी शक्ति का पूरा असर महसूस करता है। वह नोट करता है कि सेंटेस की ब्लेसिंग ने उसकी खुद की ऑरा को पहले से भी तेज और साफ बना दिया है। जो अल्टीमेट टेक्निक वह पहले हिचकिचा रहा था, एक स्किल जिसमें वह कभी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं था, अब मुमकिन लगती है। उसके सामने एक जटिल ग्लोइंग रेड मैजिक सिंबल बनता है। यह सिर्फ उसकी अटैक्स का बढ़ना नहीं है, यह बास्करविल परिवार की अल्टीमेट टेक्निक है। हाउंड्स की सीक्रेट कला, एक ताकत जो सिर्फ डीमंस को मारने के लिए बनाई गई है। सेंटिस की ब्लेसिंग की पूरी ताकत उसके अंदर बह रही है। विकोर अपने क्लैन की अल्टीमेट टेक्निक खोल देता है, बास्करविल की 8वीं सोर्ड फॉर्म। वो डीमन पर झपटा। उसका शरीर अब एक विशाल क्रिस्टल संरचना बन चुका था, शुद्ध लाल ऊर्जा की। यह अजीबोगरीब प्राणी एक विशाल जबरदस्त हाउंड की शक्ल ले लेता है। जब इसके जबड़े खुलते हैं तो वो बिलियल ने बुलाए हुए सुनहरे ड्रैगन की ओर झपटा। डेमन बस ऊपर देखकर ही रह जाता है, भरोसा टूट चुका। उसका अटैक उस सीक्रेट आर्ट की विशालता के सामने छोटा पड़ गया। दुनिया का शिखर शिकारी बिलियल पहली बार अपनी जान को लेकर सच्ची मौत का डर महसूस करता है। विकोर की आंखों में आग है, वो साफ बोलता है, उसका मकसद ही डीमंस को मारना है। दो विशाल एनर्जी प्राणी, एक लाल डिमोनिक ताकत और दूसरा सुनहरे ग्रीड की, जबरदस्त टकराव में भिड़ते हैं। टकराने से लाल और गुलाबी रोशनी का एक भयानक विस्फोट होता है,
जो रास्ते में सब कुछ तहस नहस कर देता है। धूल जमने पर कभी अमीर वॉल्ट अब खंडहर बन चुका है। एक बड़े गड्ढे के बीचों बीच डीमन बिलियल टूटा फूटा और खून से लथपथ पड़ा है। गड्ढे के किनारे पर जीत की मुद्रा में खड़े हैं वाइकोर और डोलोरेस। उनकी लड़ाई आखिरकार जीती गई। मुश्किल से हिल पाता हुआ बिलियल खांसता है, हादसे से हैरान कि उसके घाव ठीक नहीं हो रहे और ताकत तेजी से घट रही है। वो समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। वो सोचता है कि उसकी हार असंभव है। अगर अटैक घातक भी था तो उसकी शक्ति ऐसे फीकी नहीं होनी चाहिए थी। कुछ और वजह होनी चाहिए। उसकी नजर फटकर बार्थोलोम्यू द बुर्जुआ के फटे हुए शरीर पर पड़ती है और तब एक डरावनी सच्चाई उस पर टूटती है। उसकी ताकत कभी वॉल्ट के फिजिकल गोल्ड से बंधी नहीं थी, बल्कि उस कीमत से थी जो इंसानों ने उस पर रखी थी। अब घबराकर वो सोचता है, तो क्यों ऐसा हुआ? दृश्य वॉल्ट के बाहर शिफ्ट होता है और उनकी मास्टर प्लान की चालाकी खोलकर सामने आती है। राजधानी की गलियों में अराजकता है, जेबें और ढेर सारे पैसे बिखरे पड़े हैं। डेमियन दे बुर्जुआ के आदमी खुशमिजाज अंदाज में पैसे जनता में फेंकते दिखते हैं और एक आर्थिक संकट पैदा कर रहे हैं। ऊंचे बैल्कनी से दो शक्लें शहर की ओर झांकती हैं। सूरज ढल रहा है, योजना अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक न्यूज रिपोर्ट दस्तावेज पर चमकती है, आर्थिक तबाही का ऐलान। एक इमरजेंसी बुलेटिन बताता है कि रातों रात राजधानी में रहस्यमयी और नकली करेंसी की बाढ़ आ गई। हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा है। रिपोर्ट कहती है कि जब पैसे पर भरोसा टूट गया तो उसकी वैल्यू बहुत गिर गई है। डेमियन दे बुर्जुआ ये रिपोर्ट गंभीर संतोष के साथ पढ़ता है। उसकी योजना का हिस्सा पूरी तरह कामयाब। उनकी रणनीति की पूरी परिमाण अब खुलकर दिखती है। डेमियन ने इंपीरियल मिंट के निदेशक के रूप में अपनी शक्ति से भारी मात्रा में करेंसी जाली बनाई, जबकि मास्टर मर्चेंट सिंडी वेंडी ने अपने बड़े नेटवर्क से उसे पूरे एम्पायर में बांट दिया और इस तरह अर्थव्यवस्था और पैसों की वैल्यू की सोच दोनों नष्ट कर दी। उनका मकसद कभी ब्रूट फोर्स से डीमन को हराना नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति के स्रोत पर हमला करना था, उसकी अमरता को बेअसर करना। जैसे जैसे बिलियल मरता पड़ा है, उसे आखिरकार समझ आता है कि उसे तलवार से नहीं बल्कि एक शानदार साम्राज्य हिला देने वाली आर्थिक चाल से हराया गया। एक बैल्कनी पर अराजक शहर को नीचे देखती सिंडी वेंडी हाथ में इकोनॉमिक कोलैप्स का रिपोर्ट पकड़े हुए है। वो डेमियन से मुड़कर एक शरारती मुस्कान में कहती है कि भले ही वो नाइट हाउंड के कर्ज की वजह से शामिल है, पर उसे अजूबा है कि ऐसे दर्जे वाले आदमी ने इतनी रिस्की योजना क्यों मानी। डेमियन सूरज के डूबने की तरफ देखता है। उसका चेहरा गंभीर है। वो बताता है कि नाइट हाउंड ने उसके लिए वो किया जो दुनिया के किसी भी पैसे या खजाने से मुमकिन नहीं था। फिर वो आगे कहता है, नाइट हाउंड की ताकत उधार लेकर उसने अपने ही परिवार से जो बदला चाहता था वो पा लिया और इसके लिए वह सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। सिंडी वेंडी बाहें क्रॉस करके कहती है कि वह समझ सकती है, क्योंकि वे भी ऐसी ही स्थिति में थी। दोनों मान लेते हैं कि उन्होंने खुद को एक सच में डरावने आदमी के साथ जोड़ लिया है। डेमियन नोट करता है कि जो उथल पुथल उन्होंने बनाई है वह अस्थायी है, क्योंकि नकली मनी मैजिक से बनाई गई थी। असर शायद सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। फिर भी वह सोचता है कि नाइट हाउंड जैसे आदमी के लिए वह छोटी सी विंडो दुनिया की तकदीर तय करने के लिए काफी है। वापस तबाह वॉल्ट में विक्टर बार्थोलोम्यू के टूटे शरीर के ऊपर खड़ा है। वो ऊपर झांकता है और महसूस करता है कि वह घंटा अब निकल चुका होगा। अब अपनी पावर सोर्स के बिना डीमन पूरी तरह बेबस है। अब और गोल्ड कॉइन्स नहीं है जिनको वह सोख सके और उसकी हील करने की शक्ति गायब हो चुकी है। डोलोरेस उसके पीछे खड़ी है। विकोर हार चुके डीमन के पास बढ़ता है। उसकी लाल डैगर मौत का इशारा कर रही है। वो कहता है कि बिलियल की सारी वेल्थ अब बेकार हो चुकी है और उसे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए तैयार रहने को कहता है। हैरानी की बात यह कि मरता हुआ बार्थोलोम्यू एक कमजोर हंसी निकालता है। उसके खून से सने चेहरे पर एक विरोधाभासी स्मरक होती है। विकोर और साथ में फिक्रमंद डोलोरेस पूछते हैं कि इसमें मजाक की कौन सी बात है। डेमन का चेहरा एक पागल भयानक मुस्कान में बदल जाता है और वो पूछता है क्या उन्होंने सच में सोचा था कि वो बिना किसी तैयारी के आया होगा। अचानक जमीन से एक विशाल और जटिल पर्पल मैजिक सर्कल फूट पड़ता है जो वाइकोर और डोलोरेस को अपने शक्तिशाली सिंबल्स के भीतर फंसा देता है। अपने आखिरी सांस में बार्थोलोम्यू अपनी आखिरी भयानक क्षमता खोल देता है। वो बताता है कि दुनिया की हर चीज का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। ये शाप वही कीमत है जो उसे मारने के लिए चुकानी होगी और वो कीमत सिर्फ मौत से ही चुक सकती है। वह इसे नाम देता है द अल्टीमेट कर्स ऑफ इक्विवेलेंट एक्सचेंज इंटेलिजेंस। डेमन के आखिरी कर्स से गुस्से में डोलोरेस चिल्लाती है, ऐसा कुछ भी कहना बंद करो। एक डीमन मारना कभी पाप नहीं हो सकता। बार्थोलोम्यू फिर भी मैजिक सर्कल के अंदर से बस हंसता है। तंज में कहता है कि डीमन भी भगवान की बनाई चीज है और एक सेंटेस के तौर पर उसे ये पता होना चाहिए कि भगवान की किसी भी कृति को मारना पाप है। वो घमंड से खिलखिलाते हुए कहता है कि कौन इतना बेवकूफ होगा कि सिर्फ उसे मारने के लिए अपनी जान दे दे। किसी की हिम्मत नहीं होगी। उस घमंड को वाइकोर शांत होकर तोड़ देता है। एक कागज का टुकड़ा सीधे डीमन के चेहरे के सामने उठाता है और बार्थोलोम्यू को बताता है कि उसके जैसे स्वर को मारने की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है। विकोर पूरा दस्तावेज दिखाता है।
एक ऑफिशियल लुकिंग पार्चमेंट, एक इंडल्जेंस। ये वो होली पेपर है जो विश्वासियों के सारे पाप माफ कर देता है। और ये ओल्ड टेस्टामेंट फैक्शन की तरफ से जारी और गारंटीकृत है, वही फैक्शन जिसके साथ बार्थोलोम्यू था। देमन बस स्तब्ध होकर देखता रह जाता है। सब कुछ उल्टा पड़ चुका है, पाप की कीमत पहले से ही चुक चुकी है, तो इंडल्जेंस का कर्स अब बेअसर है। मौका पाकर वाइकोर अपना ग्लोइंग रेड ब्लेड उठाता है। दैत्य एक आखिरी हताश चीख छोड़ता है और वाइकोर एक दमदार स्विंग में बार्थोलोम्यू का सिर शरीर से अलग कर देता है। कटा हुआ सिर हवा में उड़ता हुआ खून की लकीर छोड़ता है और क्रेटर की धूल भरी जमीन पर जोर से गड़कर गिरता है। वो लुढ़कता हुआ रुकता है एक छोटे अनपेक्षित शख्स के पांव के पास। क्रेटर के किनारे से वाइकोर और डोलोरेस नीचे देखते हैं और एक नई भयानक हैरानी उन्हें घेर लेती है। क्रेटर के नीचे बिलियल के कटे सिर के पास उनका दोस्त सिंक्लेयर खड़ा है। डोलोरेस और विकोर दोनों मुड़ते हैं, चेहरे डिसबिलीफ से भरे। वे नीचे खड़ी उस छोटी लड़की को घूरते रह जाते हैं, पर वहां खड़ी सिंक्लेयर वो खुश मिजाज दोस्त नहीं है। उसके चेहरे पर काली छाया है और उसकी आंखें एक थ्रेटनिंग करप्ट पर्पल रोशनी से जल रही हैं। वो मृत डीमन के ऊपर खड़ी है। उसकी मौजूदगी पूरी तरह से बेबसी और डरावनी है।